थोड़ा सा शो का टीजर भी दे दिया है वीरू ने हेडलाइन के साथ साथ। डिटेल्ड शो में क्या क्या लाइनअप है उस पर आगे आते हैं, लेकिन मूड अच्छा है। थर्सडे का दिन है, अपना मार्केट तो अपनी जगह, ग्लोबल भी सपोर्टिव है, ध्यान रखिएगा। अगर तो कल रात यूएस के सेशन से दिक्कत आ रही थी, तो आज सुबह के फ्यूचर्स इस समय 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ अब ट्रेड कर रहे हैं। तो यूएस के फ्यूचर्स वापस दमखम दिखा रहे हैं। पूरा एशिया, ऐसा नहीं कि अपन अकेले चल रहे हैं, पूरा एशिया इसी तरह के मूव्स डिलीवर कर रहा है। जो बंद हो गए हैं, जो बंद होने की कगार पे, अच्छे पॉजिटिव अपटिक के साथ कामकाज करते हुए। हाँ, ये बात अलग है कि हम तो पिछले 3 दिनों से ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे थे ग्लोब को, और टचवुड वो चौथा दिन, यानी कि ये पूरी वीकली साइकिल गजब की रही है। अगर आज भी इसी तरह का बढ़िया पॉजिटिव क्लोज मिला तो समीकरण बहुत बेहतर होंगे। डिटेल्ड निफ्टी बैंक आउटलुक पे चर्चा अभी थोड़ी देर में अपन करेंगे, लेकिन वीरू 1.5 घंटे का समय है, क्या तैयारी है शो की? देखिए, इस कार्यक्रम के लिए बहुत तैयार होकर आना पड़ा, और क्या गजब की मूव है ना आशीष। डाउ फ्यूचर्स ऊपर, और एक ऐसे दिन जब यूएस मार्केट पिछले सेशन में सिंक हुआ हो। वो सही कहते हैं आशीष, जब एफआईएस पैसा लगाते हैं ना, तो 2 चीज़ कतई नहीं करनी चाहिए। ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा। सिंपली उस डायरेक्शन पे फोकस कीजिए और स्टॉप लॉस लगाइए, है ना। और ये वही उसका एक कारण है। खैर, इस कार्यक्रम को कैसे आज हमने सुसज्जित किया है वो आपके स्क्रीन पे रखते हैं। देखिए, आज हमारा जो पैनल है आपके स्क्रीन पे, उसमें हम बातचीत करेंगे आज जयप्रकाश श्रावस्तर से, मानस जायसवाल, शिल्पा रावत, कविता जैन, अमित सेठ, रुचित जैन। ये पूरे के पूरे लोग आज इस पैनल में होंगे। फंडामेंटल विशेषज्ञ होंगे हमारे साथ आज धर्मेश कांत, उनसे करेंगे बातचीत। और देखिए, एक स्पेस जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिकी राष्ट्रपति की निगाहें थोड़ी टेढ़ी हैं, फार्मा, भारतीय फार्मा कंपनियों को लेकर एक डेडिकेटेड डिस्कशन। आखिर कितने टैरिफ्स की तलवार लटक रही है, किसका कितना कारोबार यहाँ से आता है, प्राइसिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सब पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन होगा आज CNBC आवाज़ पर। पहले मिताली से बातचीत करेंगे और उसके बाद एक खास डिस्कशन, और इस पर एक विशेषज्ञ से भी बातचीत करेंगे आज। और हमारे साथ इस विशेषज्ञ बात करने के लिए एक फार्मा एनालिस्ट भी होंगे, उनसे बातचीत होगी। हमारे साथ केवल हांडा, फॉर्मर MD फाइजर के, उनसे करेंगे बातचीत। फिर आज हमारी वो श्रृंखला, ये क्या हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं ये क्या चल रहा है, इससे बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ ABB में जो ज़ोरदार तेज़ी कल आई, उसके पीछे कारण क्या है, ये 3 से इस पर बातचीत करेंगे। तो ये है आज का स्टॉक्स का, अगर आप देखें, ताना बाना। बाकी उसके बाद आएंगे कुछ रिजल्ट्स प्रीव्यू, जिसमें महत्वपूर्ण है ICICI बैंक, इन्फोसिस, HDFC बैंक। इन सभी नतीजों पर पूर्वानुमान, स्पेशली ये 2, HDFC बैंक और ICICI बैंक। उसके बाद 4 का चौका। ये क्रम में आज हम ट्रेड लेंगे शिल्पा रावत जी का, मानस जायसवाल, कविता जैन, धर्मेश कांत, आज 4 का चौका देंगे। उसके बाद अगले हफ्ते के ट्रिगर्स क्या हैं, उन पर बातचीत, और बिग मार्केट वॉइसेस में आनंद टंडन। और उसके बाद 3:10 पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आज से अगले हफ्ते तक जाते जाते क्या रणनीति रखें इंडिसेस पर। आशीष, निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 23,863, गजब मूव, डे हाई पर, और लग रहा है क्या ये 24,000 छूने की तैयारी कर रहा है क्या? Who knows? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात करी थी। DIIs जो होते हैं ना, घरेलू संस्थागत निवेशक, वो हमारे लोअर लेवल्स पे डिफेंड करने के लिए पैसा झोंकते हैं, और जब FIIs पैसा झोंकते हैं तब असली मोमेंटम पिकअप होता है। वो दिख रहा है पिछले 3-4 दिनों से आंकड़ों में। पहले कवरिंग के मूव थे, अब तो कैश में कमिटमेंट है, वो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बन गया। ये FIIs का कमिटमेंट है जो अब स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल। गजब का मूव है। आता हूं वीरू के पास, वीरू की सुबह की स्ट्रैटेजी को मैप भी करेंगे और अब फ्रेश आंकलन पे चर्चा भी करेंगे। पहले लेकर आइए निफ्टी स्क्रीन पे जो है शुरुआत, ग्लोबल संकेतों के बीच में पस्त हुई थी। मेरे ख्याल से 11 बजे ऑनवर्ड्स वो मोमेंटम तूल पकड़ना शुरू हुआ। निफ्टी बैंक तो आज सुबह से सपोर्टिव था। जब अपन सुबह सबसे पहले स्क्रीन पे गए थे, तब भी 1/3% उछाल के साथ निफ्टी बैंक का कामकाज की शुरुआत हुई थी, और अब निफ्टी बैंक देखिए 2.25% का अपटेक है। 54,400 के आसपास की ट्रेजेक्टरी है। 54,467, ये याद रखिएगा, अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। उसके किसिंग डिस्टेंस दूर इस समय निफ्टी बैंक थमा हुआ है। वो नीचे टिकर टीम अपडेट भी करी, सिर्फ 100 पॉइंट दूर है अपने रिकॉर्ड हाई से। तो निफ्टी बैंक ने मदद करी।
एक आईटी इंडेक्स स्क्रीन पर लेकर आइएगा। याद है ना, सुबह जब खुला था, विप्रो के रिजल्ट्स पर रिएक्ट करने वाले थे हम, आईटी 2-2.25% दबाव के साथ खुला था। इनफैक्ट दिन के दौरान वो आईटी में 2.5% का दबाव था इंडेक्स में। वो 2.5% दबाव वाला आईटी अब फ्लैट इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। इस तरह की रिमार्केबल रिकवरी आईटी में आती हुई ये दूसरी इंपॉर्टेंट पॉकेट थी जो बाजार का तगड़ा सपोर्ट कर गई। और तीसरी अपने आप में एक सेक्टर रिलायंस इंडस्ट्री स्क्रीन पे रखिएगा, लड़खड़ाती शुरुआत और अब वो आरएल का स्टॉक आपकी स्क्रीन पे 2.25% का उछाल। ये 3 प्राइमरी रीजंस आपके सामने रख दिए मैंने, जो इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी अब भारतीय बाजारों में बनती हुई नजर आएगी। अच्छा, सुबह वीरू के साथ चर्चा क्या हुई थी? जब मार्केट्स खुले भी थे तो अपन बात कर रहे थे बेस जो था 322 से 280 का था। इंट्राडे शुरुआत में वही जोन्स थे, मेरे ख्याल से हमने स्क्रीन पे 23,300 के जोन्स की बात भी करी थी जब वो हिट करा था, और वहां से गियर शिफ्ट हुआ। हमारा रेजिस्टेंस 1 ब्रीच हुआ, रेजिस्टेंस 2 भी मेरे ख्याल से वीरू अब तो ब्रीच होता हुआ, और उसके ऊपर कहीं ऊपर 23,850 के आसपास के जोन्स। तो बढ़िया उस इंपॉर्टेंट क्रूशियल बेस से सॉलिड बाउंस और अब सॉलिड मजबूती के साथ भारतीय बाजार कामकाज करता हुआ। निफ्टी के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की दिन की चाल देखते हुए हेवी वेट्स, एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा, उसमें तो खैर बैंकिंग मेजर्स आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक नजर आएंगे। बैंक्स पे वीरू आगे चर्चा करता हूं, पहले निफ्टी 50 क्या आकलन है? ताबड़तोड़ तेजी, 23,800 देखा था, 23,700 800 एक पिछली बार का रेजिस्टेंस था, आसानी से निकल गया। 850 के आसपास आके खड़े हुए, क्या मायने है इसके? वो 880 था, 880। देखिए आशीष, 2 चीज़ें थी। एक तो एफआईज, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जब एफआईज आते हैं ना तो सिंपली वो ड्राइव करते हैं मार्केट को। आज सुबह आशीष, जब मैंने आपसे और मेरी बातचीत शुरू हुई थी, मैंने पहली चीज़ क्या कही थी कि जस्ट फोकस ऑन वीकली चार्ट्स। एक शब्द का इस्तेमाल किया था मैंने सुबह, क्लियरली मेंशन था, थर्ड वन इज डिसाइसिव एंड थर्ड वन इज क्रिटिकल। आपको याद होगा आशीष, तीसरा स्ट्राइक किसी भी चार्ट पे डिसाइसिव होता है और क्रिटिकल होता है। आज सुबह जो बेस था वो था 322,280। मैंने कहा भी था जब ओपनिंग के वक्त हमारी इतने सब्सटेंशियल गैप डाउन नहीं हुए, वहाँ पुट बिकी हुई थी। और आशीष, ये चीज़ मैंने ट्विटर पे कई बार लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। ऑन एक्सपायरी डे मैंने जो लास्ट लेवल लिखा था रेजिस्टेंस का, क्या रेजिस्टेंस लिखा ये प्लीज़ जरा। ऑन एक्सपायरी डे रेजिस्टेंस का लास्ट लेवल था 637। ये क्यों? पहली कॉल बिकी हुई थी 23,500, दूसरी कॉल बिकी हुई थी 23,600 और तीसरी कॉल बिकी हुई थी 23,700। किसी भी एक्सपायरी के दिन अगर थर्ड कॉल राइटर ट्रैप हो जाए तो उसके बाद जो शॉर्ट कवरिंग होती है वो अंधाधुन होती है। वो जस्ट उसी तरीके से होती है जैसे कोई पागल जानवर आपके पीछे पड़ जाए, और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि कहाँ रुकेगा। अगर आपके पास ट्रेड है तो रहिए, और एज ए डे ट्रेडर अगर आपके पास ट्रेड अभी भी है तो 23,850 880 इस 30 पॉइंट के बीच में बुक कर लीजिएगा। और अगर आप पोजिशनली लॉन्ग हैं, जो मैं सुबह भी कह रहा था कि पोजिशनली आपके स्टॉप लॉस कहाँ पे आएंगे, 23,154 के आसपास। अब वो स्टॉप लॉस आशीष बढ़ के आ जाएगा करीब करीब 23,550 के आसपास। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ क्यों। डायरेक्टर साहब, जैसे कि मैंने आपसे बातचीत की थी, प्लीज़ मुझे अब नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस के स्टेट्स दिखाइए। नेक्स्ट वीक में क्या हो रहा है? इस सेशन में बाजार एक अच्छी खासी तेज़ी लेके जा रहा है, बट एक सेंस क्या बन रहा है नेक्स्ट सेशन के लिए? आशीष, जरा आप नेक्स्ट सेशन की पुट देखिए 23,500 की। सबसे बड़ी पुट बिकी है वहाँ पे 23,500 की, 76 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। और ये ड्राइवर्स कौन है, ये पुट राइटर्स कौन है? ये सिंपली एफआईआईज। तो कहने का मतलब ये है आशीष कि एज पर दी स्टैट्स अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं और पोजीशंस लेके बैठे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 23,500 550 के आसपास होना चाहिए। डे ट्रेडर है तो बुक कर लीजिए, इससे अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल सकता। और 24,000 का कॉल राइटर एग्जिट ढूंढ रहा है, यानी सिंपली इस शॉर्ट कवरिंग का कोई, अगर आप देखें, रेजिस्टेंस नहीं है। ये कहीं भी जा सकती है, बट आपको एज अ पोजिशनल ट्रेडर अब कमिटेड रहना है लॉन्ग डायरेक्शन पे। 23,550 का स्टॉप लॉस, और एज अ डे ट्रेडर 850 और 880 के बीच में बुक कर लीजिए प्रॉफिट। आशीष, 8 इन जोन्स के आसपास हायर लेवल्स पे मुनाफा बांधने का भी समय आ गया है, ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक क्लियरली विजिबल, एफआईआईज का पैसा आ रहा है। सारे बैंकिंग मेजर्स देखिए, मिड कैप बैंकिंग स्पेस नहीं चल रही है, दिग्गज बैंक चल रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक स्क्रीन पर रखिए,
क्या मूव्स हैं। मेरे ख्याल से 4.25% का उछाल। SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ये पांचों दिग्गज सबसे सॉलिड मूव्स डिलीवर कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज FIS के कमिटमेंट में चलता नहीं है, आज वो चल रहा है। डिप्स में IT कोई ना कोई एक्यूमुलेट कर रहा है। ये सब वो FIS की प्रिफर्ड पॉकेट्स हैं। दिख रहा है स्क्रीन पे कि FIS एक्टिव है इस समय, ऐसा लगता बिल्कुल आंकड़ों को या स्क्रीन को देख के लग रहा है ऐसा। वीरू, निफ्टी बैंक भाई साहब तीनों दिन इस हफ्ते के ट्यूसडे को 3.25% का उछाल। कल उसी की अगुवाई में निफ्टी सुधरा था 1.5% ऊपर था, और आज देखिए 2.25% की तेजी के साथ अपने रिकॉर्ड, अब वो रिकॉर्ड हाइज के आसपास एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी आ जाता है और मेरे ख्याल से क्रूशियल टेक्निकल लेवल्स भी खड़े हुए हैं। उन्हीं जोन्स की ट्रेजेक्टरी पर आके कह लीजिए रिकॉर्ड हाइज के आसपास खड़ा हुआ निफ्टी बैंक कैसा प्लेस नजर आ रहा है? देखिए आशीष, बैंक निफ्टी पर स्टैट्स से ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस तो आपने समझा ही दिए। रेट कट्स, स्टांस चेंज और रेट कट्स, अच्छा मानसून और इससे बेहतरीन स्थिति क्या होनी है? डोमेस्टिक और थीम पास ऑन करना। हाँ, पास ऑन करना। देखिए आशीष, बैंक निफ्टी में था एक बुलिश फ्लैग जिसका ब्रेकआउट हुआ था 51,700 पे। मोर और लेस 54,500 पे उसका टारगेट पूरा हो जाएगा एक बार के लिए। मोर और लेस 54,500 पे उसका टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी एक तबका और नहीं चला है आशीष, एंड दैट स्टिल PSU बैंक्स। और मैं आपको बता रहा हूँ इस क्लोजिंग में जरा SBI लेके आइए एक बार। SBI अभी तक किसी ने सुबह से बहुत नजर डाली नहीं इस पर, बट SBI में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। अगर 900 का घर काट गया तो ये 40 रुपये ऊपर कब जोड़ देगा पता नहीं। सो थोड़ा सा मेरा झुकाव इस वक्त PSU बैंक्स पे है। मुझे मालूम है अगली बार जब हम लौटेंगे तो अर्निंग्स पे हमें फोकस करना होगा HDFC बैंक की और ICICI बैंक की, बट डिफरेंशियल जो प्ले करना है मेरा ध्यान इस पे है, PSU बैंक्स पे है, मोर स्पेशली ऑन SBI क्योंकि ये लीडर है। रही बात आशीष 54,500 के ऊपर हमें अगर एक क्लोजिंग मिल जाती है तो अगेन फिर मेरे ख्याल से कोई ट्रेजेक्टरी नहीं होगी जिसमें मैं आपको डिफाइन कर पाऊँ कि यहाँ पर अटक जाएगा, यहाँ पर अटक जाएगा, यहाँ पर अटक जाएगा। एज ए डे ट्रेडर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रीवियस हाई हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है, लेकिन पोजिशनली अगर आपको इस डायरेक्शन में कमिटेड रहना है तो आपके स्टॉप लॉसेस थोड़े से डीप होंगे। और अभी आशीष वो स्टॉप लॉस आएगा करीब 53,800 के जोन में। 500 पॉइंट का फिल्टर आपको देना पड़ेगा। डे ट्रेडर पे आप एज पर योर रिस्क एपेटाइट बुक करें ना बुक करें वो आपका आई थिंक निर्णय होगा। बट अगर मुझे इस इंडेक्स पे अभी और पैसा कमाना है तो सिंपली 53,800 के स्टॉप लॉस के साथ चलूंगा आशीष। लीजिए, और ये सुबह से चर्चा भी वैसे सरकारी बैंक्स में ज़्यादा कंफर्ट। हाँ, SBI गजब मूव्स दिखा भी रहा है और ये सही है। जब हम आज के सेशन की समाप्ति करेंगे और मंडे को ट्रेड रिज्यूम, आज एक्सपायरी का दिन है निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की और कल मार्केट हॉलीडे है, तो हम रिज्यूम कर रहे होंगे मंडे को। ध्यान रखिएगा, तब उस बीच में आज शाम को इन्फोसिस के रिजल्ट्स और वीकेंड पे सैटरडे को ICICI बैंक, HDFC बैंक दोनों के नंबर्स आ रहे होंगे। तो 3 देश की प्रोमिनेंट हैवीवेट कंपनीज के रिजल्ट्स पे एक साथ मंडे सुबह अपन रिएक्ट कर रहे होंगे। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस पे अपन शो में आगे बातचीत कर रहे होंगे। लेकिन अब एक काम करा जाए, जब निफ्टी बैंक की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी हो गई, लाइए जरा वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स अगर आपने बनाए हो डायरेक्टर साहब, दिखाइएगा स्क्रीन पे कहां कहां नजरें हैं। दोनों बैंकिंग मेजर्स ICICI बैंक, HDFC बैंक अपने नंबर्स से पहले सॉलिड, दोनों में से रिकॉर्ड हाइस पे खड़े हुए हैं। ICICI बैंक रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे 52 हफ्तों हाइस पे जैसे रखना रखिए। HDFC बैंक 1900 के ऊपर बढ़िया कंफर्टेबली काफी देर से ट्रेड करता हुआ, ये भी अपने रिकॉर्ड हाइस पे कह लीजिए कामकाज करता हुआ। इटर्नल में बहुत अच्छी मजबूती, धीरे धीरे मजबूती तूल पकड़ रही है। 6% उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर है इस समय परसेंटेज के हिसाब से। और भारतीय एयरटेल आज सुबह 7-7:30 बजे से जो चर्चा हो रही है, भारतीय एयरटेल आपकी स्क्रीन पे 3.5% मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। गजब का मूव है और ये सारी डोमेस्टिक स्टोरीज हैं जो आउट परफॉर्म कर रही हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अदरवाइज डिलीवरी वायदा में बढ़िया गेन्स दिखाता हुआ ABB इंडिया, इसको अपन आगे चर्चा में लेकर आएंगे। लेकिन ABB इंडिया 3-4% ऊपर है। KEI इंडस्ट्रीज रिपोर्ट पर रिएक्ट करता हुआ 3-4% की मजबूती, और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में भी 3 से 4% के आसपास का उछाल है। ये तेजी वाली बात होगी। बाजार अच्छा है पर चुनिंदा स्टॉक्स अभी भी सल्क कर रहे हैं इस मार्केट में। विप्रो अपने
कमजोर परफॉर्मेंस और कमजोर गाइडेंस पे अभी भी 4-4.5% दबाव में इसके पीयर्स रिकवर कर गए। एलटीआई माइंड्री 0.25% दिन के लो से रिकवर करा है। पेटीएम अपडेट जो आए थे उसके बाद से 1.5% के आसपास की कमजोरी है, और कहां जेएसपीएल 3-4% मजबूत और कहां जेएसडब्ल्यू स्टील 0.5% के दबाव के साथ आज के सेशन में कामकाज करता हुआ। कोशिश करूंगा इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग स्टॉक्स उन पे आगे अपन अपने पैनल के साथ बातचीत भी कर लेंगे। लेकिन अब एक काम करा जाए, इस समय के बढ़िया से ट्रेडिंग बेट्स इस पैनल से जान लेते हैं। आप सबको गुड आफ्टरनून। गाबा सर। हाँ सर। सुबह के ट्रेड्स तो बढ़िया, टारगेट भी अचीव हुए। कौन सा था वो? वरुण बेवरेजेस वगैरह अच्छे ट्रेड्स गए। इस समय कौन सा पिक है? आपसे नाराज हूं मैं। आप बोलते हैं कि वर्ल्ड मार्केट हमको सपोर्ट करे, मैं उल्टा हम सपोर्ट करें वर्ल्ड मार्केट को, ऐसा नहीं हो सकता। बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हो, पर लोग मैं मेरी ऐसे ही सुनेंगे बोलूंगा। नहीं ना। ज्यादा दिन ऐसा बोला मैंने तो टीवी भी चेंज कर देंगे, चैनल बदल देंगे। नहीं। चलो ठीक है। ऐसा है कि बचपन में देखा था, 3 बंदर थे, 2 बंदर लड़ रहे थे, तो तराजू में बोले एक एक आधा मैं खा लूंगा, वो कम करके दूसरा खा लेता है, फिर दूसरे को देता है, फिर वो खा लेता है, कम, ये चलता ही रहता है। वो चाइना और अमेरिका में होता रहेगा। इंडिया का तो फायदा होगा ही होगा। वहां साहब भी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ डील तो होगी, तो मार्केट अप है। स्टॉक जो मैंने चुना है आज वो है बजाज फिनसर्व। 2018 में ट्रेड करा है, और इसका जो सेटअप है समथिंग लाइक आईसीआईसीआई बैंक की तरह है। हमको स्टॉप लगाना चाहिए 2000 रुपए का, सिर्फ 18 रुपए का, और नियर टर्म टारगेट 2050। फिर तो अपमूव मिलना है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल 2000 पार किया दिल से बजाज फिनसर्व। जब आप यूके गए थे तो वहां पे भी ट्रम्प साहब को खरी खोटी सुना रहे थे लोग क्या? जी हाँ, बिल्कुल, मैं मानता हूं। तो मैंने बोला इंडिया के लिए नेशन फर्स्ट है, उनके लिए अमेरिका फर्स्ट। व्हाट इज रॉन्ग? आंसर नहीं था उनके पास। अभी तो आपने उनको बंदर बोला, यूएस को। और दोनों ऐसा थोड़ा में ना करते होता है। हैं, दोनों खाएंगे, तरफ थोड़ा ना खाने पैर में रख सकते हो आप। खा लेंगे। देश तो इंडिया का तो फायदा होगा ना। हाँ, देखते हैं। बात सही कर रहे हो आप। ऐसे हो सकता है इस सब के बीच में इंडिया का फायदा हो, प्रोवाइडेड चाइना के साथ बड़ी स्वीट डील ना हो जाए। बजाज फिनसर्व, गावा सर का प्रेफर्ड पिक, 2000 के स्टॉप के साथ तेजी करने का मन। मानस, गुड आफ्टरनून। इस समय का प्रेफर्ड पिक सर। गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, जोमेटो इंटरनल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। प्राइस ब्रेकआउट चार्ट पे क्लियर दिख रहा है। तो आई थिंक यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस 229 की लगा के रखिए, और 245 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर चाहें तो 235 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 3 रुपए 90 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो 1 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करें 7 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, एटर्नल की 235 की कॉल, और वाकई मैं एटर्नल देख ही रहा था। आई मीन जो प्रीवियसली कॉल एज जोमेटो, जिसको हम पहले बोलते थे, शानदार मूव देता हुआ। अच्छा, अब चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा मैम इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरा ट्रेड है पीएसयू बैंक से, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा एज ऑफ नाउ 242 के लेवल पर है। पोजिशनल सेटअप इज आल्सो वेरी गुड, एक बहुत अच्छे सॉसर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है काउंटर पर। सो पोजिशनली मुझे लगता है 260 270 के लेवल की तरफ ये अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। अंटिल 230 के ऊपर ये मेंटेन है, एक पोजिशनल सेटअप की तरह आप देख सकते हैं। ऑल्सो एज ए स्विंग ट्रेड अगर आप इसे ले रहे हैं तो 235 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय कीजिए फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 252 एंड 255। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा 242.96 पे, तो आप इस वक्त रिवॉर्ड पे फोकस करते हुए कॉल है ये कविता जी की। अब चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ध्यान डीएलएफ में है। डीएलएफ एक 660 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और यहाँ से 720 के टारगेट्स अचीवेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे 660 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग जाइए फॉर टारगेट्स ऑफ 720। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 680 का कॉल ऑप्शन जो रफली 7 रुपए का अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 4 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 12 से लेके 15। डीएलएफ खबरों में भी था। कोलकाता में वैल्यू अनलॉक करी थी इनके एक प्रोजेक्ट में इन्होंने, उसका भी फायदा मिलता हुआ, और अब 680 का कॉल लेकर भी तेजी करी जा सकती है डीएलएफ में। अमित जी, गुड आफ्टरनून। अमित जी, दोपहर का पिक।
जी गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। आशीष जी, इस समय का पिक रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और आज का जो कैंडल है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट कैंडल। 2186 के लगभग इसका प्राइस है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 2165 का और हमारे टारगेट्स रहेंगे 2230 रुपए के। सारे ट्रेडिंग आइडियाज हो गए। धर्मेश जी से भी पूछ लेते हैं उनका प्रिफर्ड फंडामेंटल पिक। धर्मेश जी, गुड आफ्टरनून। आज का कोई बढ़िया सा आइडिया फंडामेंटली जो आप लोग को पसंद आ रहा हो? गुड आफ्टरनून आशीष जी, वीरू, सारे एनालिस्ट और दर्शकों को। देखिए आशीष जी, यहाँ पर थोड़ा सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और यूटिलिटी वाले क्षेत्र में अगर ध्यान देंगे तो लगता है कि इस जो तेजी चली है वो बनी रही तो वहाँ पर फायदा होगा। वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी काफ़ी पसंद आ रहा है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। देखिए 3.5 गीगावाट की कैपेसिटी थी लास्ट वित्तीय वर्ष में और आने वाले 2 साल में अराउंड 19 गीगावाट का एडिशन करने का मैनेजमेंट बोल रही है और एग्जीक्यूशन जिससे हुआ हमें लगता है कि हो भी जाएगा। तो ऑलमोस्ट 6x आपका कैपेसिटी में एडिशन होने वाला। प्रॉफिटेबिलिटी जो 350 करोड़ की थी FY24 में, हमें लगता है कि FY27 तक ये 2800 करोड़ का होगा। तो 8x प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी हो रही है और साथ ही ये विंड और सोलर का एक मिक्स अराउंड द क्लॉक एनर्जी ट्रांसमिशन और जनरेशन के भी काम कर रहे हैं, उसके भी प्लांट लगा रहे हैं, स्टोरेज कैपेसिटी की प्लांट लगा रहे हैं और साथ में ये ग्रीन हाइड्रोजन की भी एनर्जी जनरेट करने की प्लांट लगा रहे हैं। तो काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड प्ले है। वैल्यूएशन के हिसाब से अभी जरूर महंगा लगता है, बट अगर आप इसको FY27 के हिसाब से डिस्काउंट फॉर करें तो पेग रेशियो इसका 1 के नीचे निकल के आता है। लॉन्ग टर्म की नजर से 140 के प्राइस टारगेट के लिए आप 1 साल का नजरिया है तो उसको फंडामेंटली अपने पोर्टफोलियो में कट लेवल्स पे भी ऐड करके चल सकते हैं और गिरावट में तो जरूर खरीदारी करनी चाहिए। इन लेवल्स पे चाहें तो या फिर गिरावट में जरूर खरीदारी करके चलिए। 140 के टारगेट्स हैं। रैप कर देता हूं इस समय के प्रेफर्ड पिक, सारे बाय आइडियाज हैं। ट्रेडिंग के लिए बजाज फिनसर्व गाबासर की तरफ से, जोमैटो मानस का आइडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा कविता जी का, शिल्पा जी का DLF, सेठ साहब का कोटक महिंद्रा बैंक और फंडामेंटली एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, धर्मेश कांत साहब और उनकी टीम का एक फंडामेंटल आइडिया जिसमें उनके हिसाब से 140 के लक्ष्य बनते हैं तो खरीदा जा सकता है वो काउंटर भी। टाइटन पे नजर डालिएगा। एक तो जोमैटो अच्छा कर रहा है, धीरे धीरे टाइटन इंच अप कर रहा है। गाबासर चार्ट देखिएगा टाइटन की, अच्छे मूव्स बनते हुए अब इस काउंटर में और धीरे धीरे करके सोने के भाव के साथ मूव तो आने शुरू हुए हैं। कैसा लग रहा है टाइटन? ये अगर आप मुझसे अभी नहीं पूछते तो मैं BTST पे जरूर देता टाइटन। इतनी देर क्यों रखते? अगर आइडिया आ गया था तो अभी दे देना चाहिए था। नहीं कोई बात नहीं, पहले तो दे दिया ना आपको। अब जो टाइटन का जो चार्ट है ना, हाँ। वो ऐसा चार्ट है अगर आज यहीं पर अगर बंद देता है तो नेक्स्ट वीक ऊपर है, बहुत सेफ स्टॉक बन जाता है नेक्स्ट वीक के लिए। आज को मारो गोली लेकिन ले जाओ नेक्स्ट वीक के लिए टाइटन। हाँ, स्टॉप लगाना पड़ेगा, वो तो लगाना चाहिए, हमारा रूल है और वो होना चाहिए 3275 का। 3324 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये चाह रहा है 3400 से 3500 तक टाइटन ताकत नजर आती है। ओके, टाइटन रडार पे रखिएगा। फार्मास्यूटिकल्स में सन फार्मा वगैरह बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा है। सन फार्मा अब ये देखिए, फार्मा इंडेक्स अच्छा कर रहा है और सन फार्मास्यूटिकल्स इस सेक्टर का लीडर, गजब का ट्रेंडिंग चार्ट है आज। खैर इस पे आता हूं मैं इंडिविजुअली, फंडामेंटली भी फार्मास्यूटिकल्स पे चर्चा कर लेंगे एक्सपर्ट्स के साथ और टेक्निकली कुछ स्टॉक्स पे बातचीत हो जाएगी क्योंकि अब दरअसल बारी है फार्मास्यूटिकल स्पेस की। रेसिप्रोकल टैरिफ्स पर 90 दिनों का ब्रेक लगा हुआ है लेकिन फार्मा सेक्टर पर ट्रंप की टेढ़ी नजर बनी हुई है। ट्रंप ये चेतावनी पहले ही दे चुके हैं कि फार्मा इंडस्ट्री के लिए टैरिफ छूट जल्द खत्म हो सकती है। ट्रंप के इस बयान से फार्मा सेक्टर में अनसर्टेनिटी का माहौल है। सवाल यह है कि ट्रंप के एक्शन से फार्मा कंपनियों की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी। डिटेल में बातचीत करने के लिए दरअसल ट्रंप साहब क्या कर सकते हैं और किस तरह का इम्पैक्ट दिख सकता है, इस पे बातचीत करने के लिए रिक्वेस्ट करी थी केवल हांडा सर से। आप सबको याद होगा फाइजर के फॉर्मर MD थे, तब से अपन लोग केवल सर से हमेशा बातचीत करते रहे फाइजर के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में। और अब हांडा सर प्रेसिडेंट हैं समर्थ लाइफ साइंसेस के और बढ़िया इंडस्ट्री वॉइस है। इनसे बेहतर मेरे ख्याल से कोई समझा नहीं सकता इंडस्ट्री किस दिक्कतों से जूझ रही है और कैसे इमर्ज करेगी इसके बाद। लेकिन हांडा सर से बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले मिताली से रिक्वेस्ट करी थी
जरा चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखते हैं, क्या हो रहा है, किस तरह की डिपेंडेंस है अपनी, ये सब मिताली आपको बताएंगी। मिताली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो ट्रंप जी जो है वो जनवरी फरवरी से ही टैरिफ्स के बारे में बात किए जा रहे हैं। फार्मा कभी इन कभी आउट टैरिफ्स के मामले में जताया जा रहा है, लेकिन 24 मार्च 2025 को ट्रंप ने फार्मा सेक्टर को लेकर एक बड़ा बयान दिया था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए फार्मा इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाना ज़रूरी है। उस दिन से हम देखें तो यहाँ पे फार्मा स्टॉक्स ने थोड़ा बिटर रिएक्शन दिया है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स लगभग 4% फिसल गया है, जबकि ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो वहाँ से 1% फिसला हुआ नजर आया है। यूएस मार्केट पर हेविली डिपेंडेंट जो कंपनीज है उसमें शामिल है जाइडस लाइफ, औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सन फार्मा। देखेंगे तो इनकी कुल बिक्री में जो यूएस का प्रोपोर्शन है वो 47%, औरोबिंदो फार्मा का 46%, ल्यूपिन 36%, डॉक्टर रेड्डीज 46%, सन फार्मा 32%। साथ ही 24 मार्च जब ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट किया था, वहां से आप इनकी स्टॉक परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी गिरावट इन पर्टिकुलर काउंटर्स में हमें देखने को मिली है। कोई 10% गिरा है, कोई 6%, तो कोई 9% यहाँ पे गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। अगर यूएस फार्मा इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगा देता है तो इम्पैक्ट काफ़ी लेयर्ड हो सकता है। जेनरिक दवाओं की प्राइसेस बढ़ सकती है, सप्लाई चेन में चैलेंजेस भी आ सकते हैं, और लो मार्जिन प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पे रैशनलाइजेशन होना शुरू हो सकता है। साथ ही यूएस में जो जेनरिक ड्रग्स है उनकी शॉर्टेज भी बढ़ सकती है, जिसके कारण पेशेंट्स के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती नजर आ सकती है। FY24 के डेटा की माने तो यूएस में जो इंपोर्ट होती है उनकी जेनरिक डिमांड्स का जो 40% इंडिया हिस्सा है वो इंडिया से जाता है, जिसका करीबन वैल्यू 800 करोड़ डॉलर्स के आसपास बताया गया है। तो जो इंडियन फार्मा प्लेयर्स है जैसे कि जाइडस, डॉक्टर रेड्डीज, औरोबिंदो फार्मा, ल्यूपिन और नेटको फार्मा, इनका 30 से 50% रेवेन्यू जो है वो यूएस मार्केट से कमाया जाता है। तो इसलिए जो ट्रंप की ये घुट्टी है ये कंपनीज के लिए कड़वी भी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ कंपनीज को यहाँ से फायदा भी मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो समझूंगा उस बात को, केवल सर से बेहतर कौन। पर केवल सर, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए यूएस के बाजार तो बहुत। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन द शो सर। हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस का बाजार। मोटा मोटी जैसे मिताली कह रही थी 40% के आसपास के रेवेन्यूज वहां से आते हैं। पहले तो ये आकलन सही है क्या? और दूसरा, हमारे लिए यूएस इंपॉर्टेंट है, पर क्या कितने यूएस के लिए हम इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि यूएस तो और भी बाजारों से सोर्सिंग करता होगा। हमारी अहमियत क्या है यूएस के बाजारों में? पहले बात है, मिताली ने जो कहा कि 40% ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर सोल्ड इन यूएस ये इंडिया सप्लाई करता है, सही बात है। अराउंड $8 बिलियन, $9 बिलियन की एक्सपोजर है। आज क्या हो रहा है कि फार्मा में वैसे भी ट्रम्प को बड़ा मुश्किल होगा हाई टैरिफ ले करना। इसका कारण एक ये है कि 80% ऑफ जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है वो उसके रॉ मटेरियल्स यूएस में बनते ही नहीं, वो सब इंपोर्टेड होते हैं। तो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग बेस बड़ा पुअर है। यही इसीलिए बड़ी कंपनी जैसे कि फाइजर और लिली को ट्रंप ने कहा बड़े जोर से कि भैया आप अब यूएस में बनाना शुरू करो, और उन्होंने कमिटमेंट किया बनाना शुरू करेंगे। फॉर्चुनेटली इंडिया की कंपनी है जैसे कि जाइडस आपने कहा, रेड्डी कहा, लुपिन कहा, सन कहा, इनका तो बेस यूएस में है, ये मैन्युफैक्चर भी करते हैं यूएस में। दूसरी बात यह है कि यूएस में प्रोडक्ट्स की काफी शॉर्टेजेस जा रही है, और ये सप्लाई चेन कहाँ से आएगी? आपने तो चाइना में ड्यूटी बढ़ा दी, आप यूरोप भी सोच रहा है कि वो भी काउंटर ड्यूटी करे, तो ये सब प्रोडक्ट्स आने वाले हैं आपको इंडिया से। अगर इंडिया पे आप ज्यादा टैरिफ करो तो वो प्रोडक्ट जरा प्रॉफिटेबल होंगे नहीं, तो मुश्किल पड़ जाएगी। तो मेरा कहना यह है कि उसको भी जरा तंगी है ट्रम्प साहब को भी कि ज्यादा लेवी फार्मा पर कर नहीं सकते। मैक्सिमम मेरे हिसाब से वो लेवी कर सकते हैं 25%, और रेसिप्रोकल करें तो इंडिया के साथ वो 10% लेवी करेंगे। तो इसके बीच में इंडिया का जरा जो नेगोशिएशन होगा, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छी बात की है कि वो कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे, उनसे वो झगड़ा नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि भाई हमसे आप नेगोशिएट करो, हर चीज में हम आपसे टैरिफ में, जैसे आप कहते हैं कि काउंटर टैरिफ इक्वल होना चाहिए, हम करने के लिए तैयार है, हम बैठ के बात करें। तो इस हिसाब से अगर ये सक्सेसफुल हुए फार्मा में, अगर 10% लगे तो मेरे ख्याल से कि फार्मा स्टॉक्स तो ऊपर जाने की बहुत अच्छी संभावना है। अच्छा, मुश्किल है उनके लिए, दवा तो उनको भी सस्ती चाहिए, लार्जली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था। ये डामाडोल इसीलिए हो रहा है क्या? उस पहले जो पूरा डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई थी, फार्मा एक्सक्लूड कर दिया, धमकी देते चले जा रहे हैं, पर फार्मा पे कुछ बोल नहीं पा रहे, कॉन्क्रीट कितना लगाना है।
ये यही कंसर्न्स हैं, इसीलिए इस बात को पुश करा जा रहा है, ये भी टालने की कोशिश कर रहे हैं, कैसा हो रहा है क्या? ये अभी नेगोशिएशन कर रहे हैं, उनको खुद पता है कि फार्मा सप्लाई चेन बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पेशेंट्स के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो वो अभी क्या चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि फाइजर हो, एलाई लिली हो, मर्क हो, ये एक कमिट कर लें कि वो बेस करेंगे यूएस में, क्योंकि इनका सारा इनकम बाहर होता है, आउटसाइड यूएस होता है, और यूएस में कुछ ज्यादा इनकम ये नहीं कमा सकते। तो ये एक ट्रम्प का थोड़ा स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग है, इसमें इंडिया, उनको पता है बड़ी इंपॉर्टेंट है, 40% सप्लाई कर रही है इंडिया, तो ज्यादा अगर बढ़ा दिया रेट तो जो कि जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं, जो कि इनकी प्राइसेस बड़े कम है, वो तो आउट ऑफ सप्लाई हो जाएंगे। बहुत ज्यादा वो कैंसर प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या होने वाला है कि वहां पे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, अवेलेबिलिटी नहीं होगी, और पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो अच्छी तरह जानते हैं ये पोजीशन को, तो मेरे हिसाब से वो भी चाहते हैं कि इसको सुलझाया जाए, बड़े प्यार से सुलझाया जाए, 10 या 25% के बीच में सुलझाया जाए, ताकि दोनों को प्रॉब्लम ना हो। तो 10% की बात तो इसलिए आई थी क्योंकि हम अमेरिकन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे 10% लगाते, तो रेसिप्रोकल 10% वो होगा। वो बाजार ने एक बार डिस्काउंट करा था, फिर खबर हो गया कि टल गई, तो बाजार रिजॉइस करने लगा था। अच्छा, अगर मान लीजिए एक्सट्रीम जो भी है 26% का थ्रेशोल्ड है, वो 25-26% लगा दिया, ट्रम्प साहब को ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज वहां पे अपने बेसिस सेटअप करें, कईयों के तो हैं भी छोटे मोटे, लेकिन 25% अगर टैरिफ लग गया इंडियन फार्मास्यूटिकल पे, तो वो इंड्यूस करेगा हमें वहां मैन्युफैक्चर करने के लिए, या हम यहीं से फिर भी बेच रहे होंगे और महंगी बेच रहे होंगे, उनको वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा? होगा क्या फिर ये सिनेरियो प्ले आउट कैसा होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। उसमें ऐसा है कि कुछ कंपनियां, जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर रेड्डी हुई, सन फार्मा हुआ, ज़ाइडस हुआ, लुपिन हुआ, इनकी तो बेस ऑलरेडी है यूएस में, वो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं यूएस में। तो वो इस तरह से अगर 25-26% ड्यूटी हुई, और अगर यूएस में कुछ कंसेशन दिया उनको टैक्स में और ये सब्सिडी में, तो वो जरूर सोचेंगे कि अपना स्केल बढ़ाएं, यूएस में अपना स्केल बढ़ाए, और करना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि पूरा फायदा भी लेना चाहिए। पर जो कंपनी अभी बेस नहीं है यूएस में, उनके लिए तो ग्रीन फील्ड है, सेट करना प्लांट, उसको फॉर प्रोडक्शन करना कई 2-3 साल लग जाएंगे, यूएस एफडीए अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। तो उनके लिए क्या होगा कि अब वो मैनेज करना पड़ेगा बिजनेस उनको, और अगर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, काफी प्लेयर्स हैं, तो पूरा तो कस्टमर्स को पास ऑन करना टैक्स मुश्किल होगा, से 26%, तो कम से कम मेरे ख्याल से 50% तो जरूर वो पास ऑन करेंगे। फिर भी अगर 50% भी टैक्स पास ऑन करे, तो भी प्राइसेस तो बढ़ने वाले ही हैं, उसमें कोई ये दो शंका नहीं है। पर पूरा रिकवरी इंडिया कंपनी नहीं कर सकेगी विद इन 1 ईयर, और अ पीरियड ऑफ 2 years मे बी दे विल रिकवर। अगर 10% टैक्स हो रहा है, तो मेरे ख्याल है इंडियन कंपनी में एब्जॉर्ब दैट टैक्स, और उसको प्राइस इंक्रीज नहीं करेंगे, और ज्यादा सेल करेंगे वहां पे, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में टैक्स ज्यादा होगा, तो उनको एक एडवांटेज होगा। अच्छा, हांडा सर, वो क्या है, फार्मास्यूटिकल बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता मुझे, लेकिन कई सारे अलग अलग खांचे हैं, जेनरिक कहते हैं, APIs, फॉर्मुलेशंस, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये अलग अलग जो खांचे खड़े हुए हैं, इस एनवायरनमेंट में स्वीटर स्पॉट पे कौन सा खांचा है? पहले तो ये है कि आप बहुत अच्छा फार्मास्यूटिकल जानते हो, तो आपकी नॉलेज फार्मास्यूटिकल की बहुत अच्छी है। स्वीटर स्पॉट देखिए, अभी क्या है कि चाइना पे उन्होंने तो बड़े ड्यूटी लगा दी है। चाइना का भी सप्लाई, API एंड अदर सप्लाई अराउंड अबाउट 10-20% वहां पे होता है यूएस में। जो बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, वो ज्यादा आते हैं यूरोप से, और यूरोप ने भी उनको थोड़ी धमकी दी है कि अगर आप टैक्स लगाओगे, यूरोप अब 120 बिलियन एक्सपोर्ट करता है यूएस में, अगर आप आपको टैक्स लगाओगे, तो हम लोग भी काउंटर टैक्स लगाएंगे। तो अब इंडिया की जो बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल है, वो कुछ ज्यादा माने नहीं रखते वहां पे, और उनकी मार्जिन 40% to 50% है। अगर टैक्स लगा 25%, तो वो तो बड़े जरा मुश्किल में आ जाएंगे। अब जो आपने कहा जेनेरिक की बात की, अगर जेनेरिक क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे, अगर टैक्स भी लगे, तो भी जेनेरिक सप्लाई इंडिया की इतनी स्केल है, 40% ऑफ बिजनेस फार्मा का वहां पे है, तो पूरा इंडियन कंपनी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो वो एक अच्छा स्पॉट है, और स्पेशलाइज जेनेरिक तो मेरे हिसाब से 100% पास आउट करने की कोशिश करेगी, और एकदम जेनेरिक है, जो कि बहुत ही
पुरानी जेनेरिक्स है, वो पास ऑन करना मुश्किल होगा। और एकदम जो लो जेनेरिक प्राइसेस चल रहे हैं, कि कहीं तो कहीं $1 के नीचे जो चल रहा है, वो तो बेचारी कंपनियों का पास ऑन करना बड़ा मुश्किल होगा, और वहां पे अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो कंसेशन शायद देंगे कि इतने थोड़े लिमिट के प्रोडक्ट्स जो हो वो टैक्स फ्री आ जाए या 10% पे आए। मेरे हिसाब से इस तरह की नेगोशिएशन भी करने के लिए यूएस और इंडिया तैयार है। धर्मेश, फंडामेंटली आपको अब इस डिस्कशन सुनने के बाद कौन सी फार्मास्यूटिकल स्टॉक ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, सोच के रखिएगा। लेकिन हांडा सर, आपके पुराने पड़ोसी बैंडस्टैंड की सीकिंग बिल्डिंग के प्रकाश गाबा सर आपको हाय बोलना चाहते हैं। नमस्कार। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू केवल? गुड। बस एब्सोल्युटली भाई, थैंक यू वेरी मच। सीन यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। काफी Yes. समय हो गया। ये बहुत काफी समय हो गया। वी शुड Very कैच good. अप सम। विल कैच अप, और आज इसी फोरम से कैच अप करें। वेरी गुड डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच। आपके मिताली ने भी अच्छा समराइज किया, आपने भी काफी अच्छे सवाल पूछे। केवल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। धर्मेश, फंडामेंटली कौन से स्टॉक्स जो आपको ज्यादा स्वीटर स्पॉट पे, या आप अगर गिरावट आ रही है तो क्या एक्यूमुलेट कर रहे हो आप लोग फार्मा में? देखिए, फार्मा स्टॉक्स में अभी यहाँ से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, निवेश के हिसाब से थोड़ा सा डाइसी जरूर है, लेकिन अगर करना ही हो तो मुझे लगता है वो कंपनियां जिनका एक्सपोजर थोड़ा कम हो, जैसे लुपिन जैसी कंपनी होगी जिसका 36% ही एक्सपोजर है यूएस में, या फिर सन फार्मास्यूटिकल जिसकी फैसिलिटी ही है यूएस में, तो वहां थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई रहता है। टैक्स तो डेफिनेटली आने वाला है, और देखिए 40% इंडियन फार्मास्यूटिकल की जितना प्रोडक्शन है ना, उसका 40% यूएस में जाता है, बट वो साइज यूएस मार्केट के हिसाब से 2 या 3% ही है जो वहां पर फार्मास्यूटिकल कंजम्पशन होता है। तो बहुत ज्यादा इंडियन मार्केट शेयर नहीं है फार्मा का यूएस मार्केट शेयर के हिसाब से अगर बात करें तो वहां पर आई डोंट थिंक कि बहुत नीडल मूविंग थिंग है। तो देखने वाली बात सिर्फ यहाँ पर यह है कि अगर चाइना और यूरोप पे अगर वो टैक्स लगता है तो वहां से जो फार्मास्यूटिकल यूएस में इंपोर्ट होकर आ रहा है उस पर रुकावट पे इंडिया को कैसा फायदा होता है। तो मुझे लगता है कि पूरे गणित को अगर समेटें और जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट के डायलॉग चल रहा है तो इंडिया के लिए लॉन्ग रन में फायदेमंद ही है। और प्रेजेंट माहौल में आई थिंक सन फार्मा एंड लुपिन ये दो स्टॉक मुझे बेहतर लग रहे हैं। बाकी सब में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सो अगर 6 महीना साल भर के रुकने को आप तैयार हो तो इस दो में निवेश कर सकते हैं। ओके, हाँ, पर इस बीच जरा मैं स्टैट्स के आधार पे देखूं तो आज अगर आप पूरे फार्मा स्पेस को बाइसेक्ट करें तो यहाँ पे इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप जहाँ पर है दैट्स आई थिंक टॉप पे है अपोलो सिंजन, फॉलोड बाय एल्केम, मैक्स हेल्थ केयर, डॉक्टर एडीज और लॉरस लैब। बाकी जायरस और ल्यूपिन बैकफुट पे है। सिंजन पे आपका टेक क्या है इस वक्त मानस? सिंजन भी एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा है, एक बार प्लीज़ ज़रा लेके आइएगा। और सिंजन 728 और इसमें OI लॉन्ग एडिशन हुआ है, बट मेरे ख्याल से लीड तो इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग, अगर एक बार प्लीज़ कंट्रीब्यूटर्स रखिएगा स्क्रीन पे। कंट्रीब्यूटर्स निफ्टी फार्मा डे हाइपर आ गया, अपोलो डे हाइपर, लीड टेक्निकली अपोलो कर रहा है। मानस, अपोलो पे आपका टेक? देखिए, फार्मा में डेफिनेटली अपोलो काफी बढ़िया लग रहा है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बहुत चार्ट्स पे क्लियर दिख रहे हैं। एक रेजिस्टेंस था 7000 के आसपास, स्टॉक ने ऑलरेडी उसको बीच कर दिया है। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 70 to 50 के आसपास का होगा। तो अगर अभी तक किसी ने ट्रेड नहीं लिया है तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है 7019 के स्टॉप लॉस के साथ। और उसी तरह से अगर आप देखें तो सिप्ला भी एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड हो सकता है, क्योंकि सिप्ला में भी हाई टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है। इसका भी नेक्स्ट टारगेट 1550 के आसपास हो सकता है, तो ट्रेडिंग कॉल यहाँ पर भी ले सकते हैं। 1500 का स्टॉप लॉस लगा रहा है। जैम, चलिए तो फार्मा पे अगर आप देखें डिस्कशन हुआ, सिप्ला और अपोलो ये टॉप पे हैं इस वक्त, जो कि टेक्निकली बहुत साउंड है। मीनवाइल कुछ बड़े ब्रेकआउट्स को पकड़ते हैं आइए इस बाजार में इस वक्त का। एक हो गया अपोलो जिसका डिस्कशन अभी हुआ भी, एक लेके आइए आप, शिल्पा जी को स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज, सन फार्मा डे हाइपर, फार्मा स्पेस से वो भी डे हाइपर आ गया, बट एक चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे, दैट्स SBI लाइफ। SBI लाइफ गजब का मूव 1605। शिल्पा जी, आई मीन मेरे ख्याल से एट द मोमेंट सबसे बेहतरीन ब्रेकआउट है ये। कैसे अप्रोच करेंगी, कोई कॉल पकड़े क्या इसकी? स्लाइटली आउट ऑफ मनी फ्यूचर्स पे आपका टेक?
जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में एक बहुत अच्छा स्पर्ट आ रहा है। तो यहाँ पे एसबीआई लाइफ मुझे लगता है 1660 इसके नेक्स्ट टारगेट्स होने चाहिए। तो 1620 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹7.5 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ₹3 का रखिए और यहाँ पे टारगेट्स 15 से लेके 18 तक भी आप से 18 तक का ये स्ट्राइक लेके आएंगे। शिल्पा जी, कौन सी स्ट्राइक बोली आपने यहाँ पे? स्ट्राइक कौन सी थी? ओके, अभी याद रखिएगा जरा प्लीज़, इसका चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। डे हाई पर है। मेरे ख्याल से मैं भी ठीक से नहीं ग्रिप कर पाया कि शिल्पा जी ने क्या बोला, बट क्या मूव आ रहा है स्क्रीन पे। बात करते करते 1606। हाँ, एक काम करते हैं इस पर दूसरा थॉट। हाँ शिल्पा जी प्लीज़ अपना व्यू पूरा करिएगा। आपके बोलते बोलते 1607 हो गया स्क्रीन पे। फ्यूचर्स पे टारगेट और गजब 1607। ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक चुनी आपने और टारगेट स्टॉप लॉस? ईशा तो फोन ऑन कर, चेक ऑन कर। कौन है ना? नहीं, मेरे ख्याल से शिल्पा जी। नहीं, शिल्पा जी से संपर्क नहीं है हमारा। मानस, आपका व्यू क्या होगा? डे हाई 1608 बात करते करते, इनफैक्ट पूरा इंश्योरेंस बास्केट डिलीवर करता हुआ। तो देखिए एसबीआई लाइफ में एक फ्रेश ब्रेकआउट है। 1580 का एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड लिया जा सकता है। जो 1600 वाला कॉल ऑप्शन है एसबीआई लाइफ का, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। करंट प्राइस उसके करीब 17 रुपए के आसपास चल रहे हैं, वहां पर आप खरीदारी करिए। 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 40 से 45 रुपए तक के टारगेट आपको एसबीआई लाइफ के 1600 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। आप लोग धर्मेश मेंशन करते सन फार्मास्यूटिकल्स और ल्यूपिन के लिए एक अपडेट आता हुआ। इनको एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है इनकी इंजेक्टेबल फैसिलिटी नागपुर के लिए यूएस एफडीए से। तो जांच हुई थी, क्लीन चिट मिलती हुई। तो ल्यूपिन के लिए आई एम एज्यूमिंग, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कोई दिक्कत है, तो जब रिपोर्ट मिल गई है कोई दिक्कत नहीं है तो एक क्लीन चिट मिलती हुई, इसीलिए ल्यूपिन अब रिएक्ट करने की कोशिश करता हुआ। सन फार्मास्यूटिकल तो वैसे बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा है। एक काम करें शिल्पा जी, एक बार ल्यूपिन देखेंगे चार्ट्स पे। बिल्कुल आशीष जी, ल्यूपिन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। अगर आप पूरे फार्मा बास्केट को भी देखेंगे तो बहुत स्ट्रेंथ है। यहाँ पे 1980 इसके नेक्स्ट टारगेट्स होने चाहिए। स्टॉप लॉस आप 1920 का मेंटेन कर सकते हैं। एक काम कर रहा हूं, 4 का चौका का टीजर दे रहा हूं ताकि एक्सपर्ट्स रेडी रहें कुछ बढ़िया स्टॉक आइडियाज के साथ। आज सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी आपके पास आएंगे बातचीत के लिए। एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस के पास जाएंगे। चार्ट का चमत्कार कविता जी आप रेडी रहना। और मिड कैप फंडा तो खैर धर्मेश खान साहब एक और बढ़िया आइडिया लेकर आए ही हुए होंगे। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बाद अगला स्टॉक जिस पे दाव लगाना है मिड कैप स्पेस में, उस पर अपन थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, लंबा वीकेंड सामने खड़ा हुआ है पता है, लेकिन गावा सर आप यूएस क्यों नहीं गए, यूके क्यों गए? यूके इसलिए गया कि यूके में मेरी क्लोज फैमिली है एंड आई वाज मिसिंग देम, इसलिए गया, सिंपल। यूएस में भी फैमिली है आपको पता था ट्रम्प साहब वहां पे आएंगे तो पता नहीं धर लेंगे आपको, तो आप यूएस इसलिए भी नहीं गए थे। और कुछ पता बोल है देंगे और मुझे बोल देवे तो मैं बता रहा हूं, और ये फैक्ट है, मैं बताता हूं आपको। ट्रम्प साहब के आने के बाद अमेरिका की ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मुश्किल में है। एक्सियस नाम की एक फर्म है, उनके हिसाब से यूएस में जो टूरिस्ट्स हैं उनकी संख्या, उनका आंकड़ा गिर रहा है। क्या डिटेल्स हैं उस रिपोर्ट की, जान लेते हैं। मधिया हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। मधिया, ये एक्सियस है क्या और क्या रिपोर्ट है, क्या कह रहे हैं ये लोग? वाकई सब डर रहे हैं कि यूएस जाने से? बिल्कुल, विदेशी पर्यटकों की अमेरिका में आने की संख्या में गिरावट अमेरिका की ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ट्रम्प सरकार का मकसद था अमेरिका में अवैध रूप से आ रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, लेकिन अलग अलग डेटा प्लेटफॉर्म से जो तस्वीर सामने आ रही है उससे ये साफ है कि उनकी नीतियां और नियम अब आम लोगों को अमेरिका आने से रोक रहे हैं। अमेरिकन न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस, जैसे आप बता रहे थे, उनके एक विश्लेषण के मुताबिक
मार्च के अंत में अमेरिका के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों पर विदेशी यात्रियों की संख्या में 10 साल 20% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों के अनुसार हवाई मार्ग से अमेरिका आने वाले यात्रियों की संख्या में 11.4 की गिरावट आई है। मेक्सिको से आने वाले यात्रियों की संख्या में करीब 23% की कमी हुई है। सेंट्रल अमेरिका से 24% की गिरावट है और वेस्टर्न यूरोप से 17.4 की गिरावट देखी गई है। अगर हम सभी तरह के ट्रांसपोर्ट मोड्स जैसे हवाई, जमीन और समुद्र को मिलाकर देखें तो जर्मनी से आने वाले यात्रियों में 28% की गिरावट है, यूके से 14% की से ज्यादा की कमी है और भारत और चाइना से भी हल्की मगर साफ गिरावट दर्ज की गई है। कनाडा से आने वालों की संख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के अनुसार मार्च में जमीन के रास्ते अमेरिका से लौटने वाले कैनेडियन यात्रियों की संख्या में लगभग 32% की गिरावट आई है और हवाई यात्रा में 13.4% की कमी देखी गई है। तो आखिर क्या है इस रुझान की वजह? एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि गिरावट अंतर्राष्ट्रीय तनाव और अमेरिकन नीतियों में कार्रवाई जो बढ़ती जा रही है उसकी वजह से हो रहा है। बॉर्डर पर लोगों को हिरासत में लिए जाने से, परेशान किए जाने से जो खबरें आ रही है और कुछ देशों में अमेरिका के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है, खासकर ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए। नई अमेरिकन नीतियों जैसे कि सख्त वीज़ा रूल्स, 30 दिन से ज़्यादा रुकने पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और वीज़ा ओवरस्टे करने पर भारी सज़ा और अरेस्ट भी होता है, तो ये सब लोगों को डरा रहा है। साथ ही एक नया नियम ये भी है कि पासपोर्ट में यात्री की बायोलॉजिकल सेक्स ही दर्ज होना चाहिए और अमेरिका अब केवल 2 ही लिंग, मेल और फीमेल को मान्यता देता है। अब भारत में जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ के ग्रीन कार्ड धारक जो NRIs है वो भी भारत आने से हिचक रहे हैं। उन्हें डर है कि अमेरिका वापस लौटने पर उनसे सख्त पूछताछ हो सकती है। कई लोग तो अमेरिका की यात्रा टाल रहे हैं जब तक बेहद जरूरी ना हो। अब विदेशी पर्यटक अमेरिकन ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा है और इन आंकड़ों में जो गिरावट देखी जा रही है वो इस इंडस्ट्री के लिए चिंताजनक संकेत है। ये आप इतनी अच्छी हिंदी वैसे ही बोलते हो या हमारे लिए खास तौर पे पढ़ के आए थे? नहीं, आपके लिए पढ़कर आए थे, आपके दर्शकों के लिए पढ़कर आए थे। गावा सर, देखा, इसीलिए मैं और वीरू यूके जाने की बात कर रहे थे, यूएस नहीं जाने वाले, मामला गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल। मेरा तो यूके से बहुत पुराना था, जन्म वहीं, शिक्षा वहीं। मदिया यूके मतलब उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम। इनकी हिंदी बहुत बेहतरीन है। अभी एक टक्कर मिल गई गौरव शाह को, आपने इन हाउस टक्कर। थैंक यू बाबा जी। हवाई मार्ग, पर्यटक, मैं तो क्लीन बोल्ड हो गया, मेरे होशो हवास खुल गए। जब मैं बोलता हूं तो कभी तारीफ नहीं करते आप। अभी कर दो, आपकी भी करता हूं, लेकिन नहीं, बोलने से तारीफ करने की क्या फायदा? इम्प्रॉम्प्टू दिल से खुद ही करना चाहिए था। मेरी तारीफ कभी करते नहीं हो यार। आपने तारीफ बोला, मुझे नहीं आता तारीफ, मुझे और कुछ आता है। अच्छा बोला आपने। मेरी तो हिंदी बम्बई हिंदी है, पर हम सबकी हिंदी बम्बई हिंदी होती है वैसे। बोलचाल की हिंदी काफी होती है वैसे, और बिल्कुल सही है। अब कंसर्न्स हैं, टूरिस्ट अराइवल्स यूएस में 20% का ड्रॉप, ट्रम्प पॉलिसीज, डिपोर्टेशन का डर वगैरह वगैरह। तो डर तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स को बहुत डर लग रहा होगा यूएस में। हाँ वीरू, क्या कह रहा हूँ? हमारे दफ्तर के एक सज्जन जो है वो यूएस जाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब मैंने उनकी जिंदगी उन्हें आज तक इतने कागजों में मशरूफ नहीं देखा। बस 10 दिन हो गए कागज इकट्ठे कर रहे हैं। 2 पेशी अमेरिकन एम्बेसी में होने वाली है। मतलब और हो सकता है बिना टिकट के वापस भी आना पड़ जाए। वो नहीं, उसमें तो नहीं आएंगे, दूसरे वाले जहाज में। वो भी हो सकता है। अब तो डर लगने लगा यूएस से फॉर द टाइम बीइंग। अब सेल्फ डेपोटेशन की भी बात कर रहे हैं। सेल्फ डेपोटेशन क्या हुआ? अपने आप ही भाग लो। हाँ, खुद से जाओ तो थोड़ा कम तकलीफ होगा। अगर हम मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भेजेंगे तो फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती होगी। ट्रम्प साहब के चक्कर में देखो क्या डर और दहशत का माहौल हो गया है। खैर मदिया, थैंक यू सो मच, बढ़िया वो अपडेट्स के लिए, एक्सेस की वो बढ़िया रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक काम करें, 4 का चौका जो टीजर दिए थे, एक्सपर्ट से कुछ बढ़िया सी पिक्स ले लीजिए। उसके बाद वीरू कुछ स्टॉक्स बढ़िया से जो इस समय मूव दिखा रहे हो, जो आपको लगता है जो डिस्कस करने हैं, वो आप प्लीज मेंशन करना। सबसे पहले 4 का चौका में लेकर आइए डायरेक्टर साहब। सस्ता ऑप्शन के लिए जा रहे हैं अपन शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी, आज का आप जा रहे हो क्या यूएस? जी नहीं आशीष जी, मत बिल्कुल जाओ। नहीं। आप भी यूके चलो हमारे साथ।
शिल्पा जी, आज का प्रेफर्ड पिक, सस्ता ऑप्शन कौन सा? जी आशीष जी, सस्ता ऑप्शन यहाँ पे एसबीआई कार्ड में रहेगा। एसबीआई कार्ड एक ब्रेकआउट पे है, यहाँ पे 940 से लेके 960 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे 920 का कॉल ऑप्शन जो रफली 7 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 3 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 11 का, अगर इसके ऊपर भी सस्टेन होता है तो ये आपको टुवर्ड्स 14 से लेके नेक्स्ट 17 तक के भी टारगेट्स दिखेंगे। 120 का एसबीआई का कार्ड जो 7 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, शिल्पा जी के लिहाज से खरीद लेना चाहिए। लाइए आज का एफएनओ सुपरस्टार, उसका स्टिंग और मानस को रखिए स्क्रीन पे। मानस, एफएनओ सुपरस्टार कौन सा? तो देखिए, डिलीवरी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है और काफी समय से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं ब्रेकआउट पे, तो यहाँ पर इसके फ्यूचर में खरीदारी की जा सकती है। 274 के स्टॉप लॉस लगाइए, 290 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। अगर चाहें तो 280 का कॉल ऑप्शन 5 रुपए पैसे पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 3 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से 11 रुपए के टारगेट के लिए भी खरीदारी की जा सकती है। ओके, डिलीवरी आपका कॉल है इस वक्त का। आई मीन आज का सबसे बेहतरीन अगर आप देखिए स्विंग देने वाले काउंटर्स में रहा। कविता जी के पास चलते हैं अब चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। कविता जी बताइए, क्या पिक करेंगे आप चार्ट का चमत्कार? जियो फाइनेंस इज लुकिंग गुड। 246 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। जो नेक्स्ट एवरेज रेजिस्टेंस दिख रहे हैं वो 254 255 के जोन की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो अंटिल काउंटर 240 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर आप बाय ट्रेड ले सकते हैं फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 254 255। ओके, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ डे हाइक, मतलब और याद रखिएगा एक एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है और उसी समूह के अंतर्गत ये कंपनी भी आती है, तो प्लीज़ इस ट्रेड के साथ एक निजी राय जरूर रखें विशेषज्ञ की। धर्मेश जी के पास चलते हैं। धर्मेश जी बताइए, आज का मिड कैप फंड क्या पिक कर रहे हैं आप? जी विरोध, देखिए डिफेंस क्षेत्र से एक छोटी कंपनी है जो कि ईएमएस सेगमेंट में काम करती है। D6 सिस्टम्स लिमिटेड उस कंपनी का नाम है। बेसिकली ये पीसीबी सर्किट असेंबली करती है और इजराइल की एरोस्पेस जो कंपनी है उसको ये सप्लाई करते हैं, वो उनका मुख्य क्लाइंट है। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन क्लाइंट है, रफाल एडवांस सिस्टम्स क्लाइंट है। लार्सन टुब्रो ने हाल फिलहाल इनको 1200 करोड़ का ऑर्डर दिया है और काफी अच्छा पाइपलाइन का चल रहा है। पिछले साल जब इन्होंने FY24 एंड किया था तो 1600 करोड़ का ऑर्डर बुक था। ये ऑर्डर बुक अभी बढ़ करके 3388 3388 करोड़ का खड़ा है इनके पास। Q4 इनका काफी अच्छा था। हम लोग का अनुमान है कि 800 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे और साथ में 30 करोड़ का इनकी प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए। पूरे साल के लिए 70 करोड़ के प्रॉफिट का अनुमान है। मुझे लगता है 240-41 पे काफी पिटे हुए भाव पर मिल रहा है। पैक जाने को ये 440 भी गया था पहले। 375 का एक साल के हिसाब से नजरिया है, प्राइस टारगेट निकल के आता है इसके ऑर्डर बुक को देखते हुए। 2 साल के हिसाब से बात करें तो 5 से 6 हजार करोड़ तक के ऑर्डर बुक में इसके बिल्टअप आ सकती है। बिजनेस काफी स्ट्रांग है, थोड़ा स्लो डाउन था बट अभी थिंग्स आर पिकिंग अप, इसलिए D6 सिस्टम पर बाई करने की सलाह रहेगी। DCX सिस्टम्स, ये है फंडामेंटल बाय आइडिया। क्विकली रैप अप कर रहा हूं चार का चौका। शिल्पा जी को सस्ता ऑप्शन के तौर पे SBI कार्ड पसंद आ रहा है। 920 का कॉल, खरीदने का मन। 7 पे खरीदा है, 7.5 पौने 8 पे खड़ा हुआ है। अपन 3 के स्टॉप लॉस के साथ एग्रेसिव टारगेट्स चेज कर रहे हैं। एफएनओ सुपरस्टार मानस का प्रेफर्ड पिक डिलीवरी, गजब के मूव्स डिलीवर कर रहा है आज की ट्रेडिंग सेशन में। 274 का स्टॉप लगाएं, 290 की टारगेट्स हैं, चाहे तो 280 का कॉल भी ले सकते हैं डिलीवरी का। चार्ट का चमत्कार, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, आज नंबर्स आने वाले हैं, हालांकि नंबर्स से पहले स्ट्रेंथ है। कविता जी कह रही है 240 के स्टॉप के साथ 255 के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए खरीदिए। ध्यान रखिएगा इस चैनल का और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमोटर्स एक ही हैं, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा। और धर्मेश जी फंडामेंटली बेट कर रहे हैं DCX सिस्टम्स पे। 450 के टारगेट्स हैं इन लेवल्स, किसी भी गिरावट पे खरीदारी करें। अच्छे एग्रेसिव मौजूदा भाव से टारगेट्स नजर आते हैं। चलिए, ये थे चार का चौका के ट्रेड्स। मैं इस बीच क्लियरली देख सकता हूं कि बैंक्स मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है। एक्सिस बैंक अभी भी डे हाई पर, ICICI बैंक, SBI मूव जनरेट करता हुआ। और मैं एक चीज़ जो फील कर रहा हूँ इस चार्ट पे, इन चार्ट्स पे सारे के सारे, पुट राइटिंग बहुत स्ट्रांग है। पुट राइटिंग बहुत स्ट्रांग है, एक्सेसिव पुट राइटिंग है। सिंपली मीन्स जो मैं कह रहा था ना आपको SBI की स्ट्रेटेजी देते वक्त निफ्टी बैंक की, कि ये स्टॉक्स दूसरी ट्रेजेक्टरी में जाने की तैयार कर रहे हैं। लेकिन एक बार इंश्योरेंस स्टॉक्स पे फिर आते हैं।
प्रकाश सर जरा HDFC लाइफ को देखिएगा, SBI लाइफ पे भी मानस का व्यू लिया हमने। HDFC लाइफ भी डे हाई पर 722 और ये ऑलमोस्ट अब अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर में जाने की तैयारी करता हुआ 722। सर आपका टेक इस पे बाई मोड पर है, करीब 6 दिन से एक अपमूव मिला था, बहुत बढ़िया अपमूव मिला था अराउंड 680-700 के आसपास। थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन अपमूव ऑन है। मेरे ख्याल से सिर्फ 700 का स्टॉप लगाना चाहिए। 721-70 पर ट्रेड करता है, जा रहा है 750 की तरफ। जो सेटअप है उसके हिसाब से 750 तक डेफिनेट जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। वहां पर थोड़ा एक रेसिस्टेंस है, इसका मतलब ये नहीं कि रुकेगा, लेकिन जो सेटअप है लगता है वो भी पार हो सकता है फॉर मीडियम टू लॉन्ग। अगर मार्केट सुधरा तो HDFC लाइफ एक सेफ बेट बनता है। ओके, इस बीच रुचित भी पैनल में जुड़ते हुए, रुचित जैन साहब जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून आपको। रुचित, एक काम करें, आप आए हो तो आपका स्वागत एक बढ़िया स्टॉक पिक के साथ। आप बताओ कोई बढ़िया आइडिया, वो दोगे आप लेकिन। जी वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। वेल स्टॉक पिक में आज तो बैंकिंग में ही रहेगा, क्योंकि जो आउट परफॉर्मेंस हम बैंकिंग और NBFC स्पेस में पिछले कुछ दिनों से देख रहे, आज जो ऑल टाइम हाई के आसपास आके वो क्लियर इंडिकेशन हुआ है कि वो ट्रेंड कंटिन्यू है और लीडरशिप भी वहां पर है। तो SBI आज हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है कि जहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकआउट है, काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये ब्रेकआउट आया है और काफी लंबे के समय के साथ में ऐसे हैवीवेट का पार्टिसिपेशन हम आते हुए देख रहे हैं। सो आई थिंक अगर ऐसे लंबे समय का ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ होता है तो यूजुअली वो एक दिन का मूव नहीं रहता है, बट एक सस्टेनेबल अप मूव होने के चांसेस रहते हैं। तो करंट लेवल्स पे 786 के नीचे स्टॉप लॉस रख के SBI में खरीदारी करें। 830 के टारगेट्स हमें लग रहा है कि इस मूव में ये स्टॉक में आने चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक सेठ साहब का प्रेफर्ड आइडिया था। एक और दिग्गज रुचित जी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जबकि नतीजे आने वाले हैं सैटरडे को HDFC बैंक और ICICI बैंक के। गजब के मूव, वो भी आज बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन डिलीवर करते हुए। दोनों रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे आके खड़े हुए हैं अहेड ऑफ नंबर्स। लेकिन रिजल्ट से एक्सपेक्टेड क्या है? दीपाली और मिताली दोनों जुड़ गए हमारे साथ। दीपाली से HDFC बैंक ले लेते हैं पहले। दीपाली हाय, गुड आफ्टरनून। क्या एक्सपेक्ट करें, अच्छा करेगा नहीं करेगा? दोनों ही बैंक से नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। हालांकि ICICI बैंक आउट परफॉर्म करेगा नंबर्स के मामले में। HDFC बैंक की स्टेडी परफॉर्मेंस रह सकती है, ऑल्दो कुछ एक पैरामीटर्स पर नंबर्स डेफिनेटली क्लोजली वॉच किए जाएंगे। पहले नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो अनुमान यह है कि सालाना आधार पर 7-7.5% की ग्रोथ रह सकती है और 31,100 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है। मुनाफे में भी 3-3.25% की ग्रोथ वाई बेसिस पे। हालांकि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं वो 3.5% के आसपास रहेंगे वर्सेस 3.4%। अब इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि इस क्वार्टर में जो स्लिपेजेस रहेंगे बैंक के वो थोड़े से कम होकर आ सकते हैं और ये स्लिपेजेस में डिक्लाइन रहेगा किसान क्रेडिट कार्ड सेगमेंट की वजह से। साथ ही जो नेट NPA है वो 0.47% के आसपास रहने की प्रोबेबिलिटी है वर्सेस 0.46% Q1Q। तो स्टेबल रह सकते हैं, फ्लैटिश टोन पर आ सकते हैं नेट NPA। मार्जिन्स भी ब्रॉडली फ्लैट रहने की अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि फंडिंग कॉस्ट जो रही है बैंक की वो हायर साइड पर रही है। लोन ग्रोथ भी में बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स तो नहीं, बट जो प्रीवियस ग्रोथ थी वो बैंक मेंटेन कर सकता है। लेकिन इस बार के अर्निंग्स के साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली जो बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है यानी CD रेशियो को लेकर, क्योंकि इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी जब HDFC बैंक का HDFC लिमिटेड के साथ मर्जर हुआ था, तो वहाँ पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्जिन्स का आगे ट्रेंड कैसे रह सकता है और आगे के लिए ओवरऑल ग्रोथ गाइडेंस। लेकिन HDFC बैंक के मुकाबले ICICI बैंक के नंबर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एक्सपेक्टेड है। HDFC बैंक के नंबर्स की कैसे रहेंगे, आपने एक्सपेक्टेशन सुनी। अभी एक काम करते हैं, एक सेंस लेते हैं ICICI बैंक को लेकर भी। मिताली, एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर? जी, तो ICICI बैंक के रिजल्ट्स इस बार अच्छे आने की उम्मीद जताई है स्ट्रीट पर। नेट इंटरेस्ट इनकम में 9% का इजाफा देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 16% की यहाँ पे ग्रोथ देखने की उम्मीद है। नेट प्रॉफिट का आंकड़ा 12,190 करोड़ के आसपास का देख सकते हैं 14% की ग्रोथ के साथ। साथ ही लोन ग्रोथ 15% और डिपॉजिट ग्रोथ में 11% की ग्रोथ के अनुमान यहाँ पे स्ट्रीट ने लगाए हैं। लोन ग्रोथ बढ़ने के कारण और डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ने के कारण बिजनेस ग्रोथ Q4 में
मजबूत बन सकती है। एसेट क्वालिटी में भी लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, जो इस क्वार्टर में भी जारी रहने की संभावना यहाँ पे जताई गई है। साथ ही मार्जिन में भी बेहतर होने की संभावना है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे इंप्रूव होती नजर आएगी। इसके अलावा क्रेडिट कॉस्ट में कमी और कॉस्ट रेशियो का स्टेबल रहना भी बैंक्स के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। क्वार्टरली बेसिस पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी यहाँ पे सुधरते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड के गिरने से बैंक्स को ट्रेडिंग गेन्स भी मिलने के यहाँ पे आसार है, जो कि उनकी अर्निंग्स के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम मिलेगा। तो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे इस बार अच्छे आने वाले हैं। कई टाइम से अच्छे आ रहे हैं, जब से बख्शी साहब ने कमान संभाली है। पिछले कई क्वार्टर्स से आईसीआईसीआई बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए इस तरह के मूव्स भी स्टॉक में आते हुए। खैर, एचडीएफसी बैंक का क्वार्टरली अपडेट ऑलरेडी अच्छा आ चुका है, उस पर हम रिएक्ट कर चुके हैं। याद होगा आपको, सीक्वेंशली डिपॉजिट्स में, एडवांसेस में एक इंप्रूवमेंट था जो स्ट्रीट को पसंद आया था। और दिवाली सही कह रही है, एचडीएफसी से कंपैरिजन में तो आईसीआईसीआई बैंक बेहतर नंबर डिलीवर कर रहा होगा, लेकिन एचडीएफसी बैंक में स्टेबिलिटी और डिपॉजिट नंबर्स इंपॉर्टेंट थे, वो डिलीवर कर दिया है इन्होंने ऑलरेडी। आईसीआईसीआई बैंक के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, क्योंकि रेट कट का एनवायरनमेंट एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी 3.25% डिपॉजिट दरों पे आके खड़ा हो गया है। इस एग्रेशन में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कैसे होगा, कितना चैलेंजिंग हो रहा है, ये सब जानना ज़रूरी होगा। और दूसरा, रेट कट का एनवायरनमेंट है। रेट कट्स आ चुके हैं, रेट कट ऑन द एनुअल यानी कि आने वाले भी हैं। ऐसे में मार्जिन्स, क्योंकि रीएडजस्टमेंट्स हो रहे होंगे, मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी, एनआईएम्स का आउटलुक क्या रहेगा, वो इंपॉर्टेंट। देखते हैं, सुनते हैं क्या कमेंट्री आती है। इन्फोसिस के नंबर्स आज बाजार बंद होने के बाद आने, उस पर थोड़ी देर बाद आता हूं मैं। अपन ऑलरेडी कल बातचीत कर चुके हैं, सुबह से चर्चा कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेड है, तैयारी करा दूंगा अपन लोग की सबकी। लेकिन बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज आनंद टंडन सर जुड़ते हुए। आनंद सर, हाय, गुड आफ्टरनून। आनंद सर, आप आए हो और इस बीच माहौल, मूड भारतीय बाजारों का बढ़िया सुधर रहा है, अच्छे मूड से, लगातार अच्छी तेजी के साथ कामकाज। निफ्टी बैंक तो ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड हाईज को किस करने की तैयारी में है। ऐसे में ये मान लूँ कि अब गिरे वेरेगा, कूल ऑफ होगा, कंसोलिडेशन होगा अपनी जगह, लेकिन स्टॉक मार्केट्स के लिहाज से वो जो टैरिफ टैंट्रम, सरदर्द, इज द वर्स्ट ओवर। हमने क्या जो रीसेंट लोज बनाए थे, हमने बॉटम इन प्लेस है, ऐसा मान लूँ कि एटलीस्ट एक रीजनेबल कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए, मार्केट कहाँ जाएगा ये कहना मुश्किल है, ऊपर या नीचे। लेकिन अगर आप टैरिफ की बात कर रहे हैं तो टैरिफ टेंट्रम में अभी तक कोई समाधान नजर नहीं आया है। ना तो इंडिया के साथ कोई डील हुई है अभी तक, और चाइना के साथ जो डील हुई है, अगर आप देखें, जब दोनों सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पे आपने 100% से ऊपर का टैरिफ लगा दिया आपस में, तो वहां पर जो है वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर आप आज के दिन कंटेनर बुकिंग देखें जो यूएस की तरफ जा रहा है, वो आधे से कम हो चुका है। तो अगर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में 1% से ज्यादा गिरावट होने की संभावना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था ऐसी हो दुनिया में जहां पर उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर हमारा मार्केट वापस उस लेवल पे चला गया जहां पर जो अनाउंसमेंट था लिबरेशन डे पे, उस लेवल के ऊपर आप जा रहे हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि यहाँ से ऊपर की तरफ कोई ना तो आपके पास कोई सेफ्टी है, ना आप ये फैक्टर इन कर रहे हैं कि कोई नेगेटिव आपकी का प्रभाव होगा ये सब टैरिफ के कारण। तो ये डेंजरस प्रपोजिशन है, क्योंकि प्रभाव आपके ऊपर भी आएगा और शायद नेगेटिव ही आएगा। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए, ये बात सही है। टैरिफ के फ्रंट पे अभी सब कुछ सुलझा तो है नहीं, उलझा ही हुआ है, क्लैरिटी है नहीं, अभी भी रीजनेबल अनसर्टनिटी ही है, होगा क्या। हम होप जरूर कर रहे हैं कि बायलैटरल एग्रीमेंट हो रहा होगा तो शायद कुछ कंफर्ट मिल रहा होगा, पर ग्लोब अगर दिक्कत में रहा तो हमारे लिए भी दिक्कतें बनी रहेंगी। टंडन सर, आपकी प्रिफर्ड थीम्स वगैरह पे आऊँ मैं, कहाँ नज़र रखनी चाहिए जब मार्केट जिस तरह से अब इंचअप कर रहे हैं? तो उससे पहले आईटी, खैर 2 नंबर्स आ गए, हम कमज़ोर सा अनुमान लेके चल रहे थे, उससे भी डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ आया है, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो इवन कल आए विप्रो के नंबर्स हो। आईटी चीज़ें बदल रही हैं। वो पहले होता था मैसिव, हर क्वार्टर बढ़िया ग्रोथ, लगातार तेज़ी तूल पकड़ती रहती थी, अब वो दिन लगते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, बीच में ज़रूर 2 फाइनेंशियल ईयर ऐसे आए थे कोविड के बाद कि फिर से लगा था बाकी बढ़िया ग्रोथ, सुपर नॉर्मल ग्रोथ के ईयर्स आए, पर मामला अब एकदम ठंडा पड़ गया है। ये आईटी पर लॉन्ग टर्म नजरिया आप लोग का बन क्या रहा है?
क्या बहुत कुछ अब बदलाव है, उस तरह की सुपर नॉर्मल ग्रोथ, अबव एवरेज ग्रोथ, वो दिन खत्म आईटी के पूरी तरह से? बढ़िया कैश फ्लो जनरेट करती रहेंगी, डिविडेंड डोलआउट्स का इंतजार करते ना, इससे ज़्यादा अब ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें ग्रोथ के फ्रंट पे? ये ऐसे ही समीकरण बैठने वाले हैं आईटी के क्या? मेरे हिसाब से आपने जो कहा वही होगा, क्योंकि एक तो जो बेसिक मॉडल है इंडियन आईटी का कि आप आदमी यहाँ से या आप सर्विसेज यहाँ से एक्सपोर्ट करें और वहाँ पे आप डॉलर में बुकिंग करें और इंडिया रुपी में पेमेंट करें, ये जो है दो चीजें हो रही हैं। एक तो ये कई कंपनियां जो हैं खुद ही अपना खुद जीसीसी बना रहे हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, वो खुद अपना बना रहे हैं। तो इसमें जो हमारी आईटी कंपनियां हैं उसका उसमें कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि, और ये मेरे हिसाब से पूरी तरह से फैक्टर नहीं हो रहा है, कि जो एफिशिएंसी आपको मिल रही है एआई के कारण, उसके कारण जो है हो सकता है कि आपको नियर टर्म मार्जिन शायद कंपनी में इम्प्रूवमेंट भी हो, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है आईटी प्रोफेशनल की, स्पेशली कोडर्स, अब जो है कंसल्टेंट थोड़ा आप अलग रखिए, जो कि इंडियन आईटी ज्यादा करते नहीं है, लेकिन जो बेसिक कोडिंग है वो काफी हद तक जो है आपको कम लोगों से कर पाएंगे। और इसके कारण दो चीजें होंगी। एक तो आपके जो नंबर्स हैं रिक्रूटमेंट के वो गिरने वाले हैं, बल्कि अगर आप देखें इस बार ऑलरेडी पहली तिमाही में टीसीएस ने कहा कि टोटल 600 आदमी ऐड करेंगे। जो कंपनी 40,000 लोग को लेती थी साल में, वो अब 600 लोगों की बात कर रही है। और इसका प्रभाव आईटी से ज्यादा बाकी कंपनियों पे पड़ेगा, क्योंकि हमको ये सुनते सुनते काफी टाइम हो गया है कि इंडिया जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है। रियलिटी ये है कि 50% ऑफ रियल एस्टेट, फॉर एग्जांपल कमर्शियल रियल एस्टेट, ग्रेड ए बिल्डिंग जो है वो आईटी के लिए होती है। अगर आपकी आईटी की जो रिक्रूटमेंट है वो कम हो जाता है तो वो डिमांड गायब हो जाएगी। क्या चीज आपको दिख रही है इस वक्त जिससे बाकी आपको कोई इसका जो स्लैक बन रहा है वो टेक ओवर करे? मुझे अभी फिलहाल ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके कारण आईटी अलोन उतना फर्क शायद इमीडिएटली नहीं पड़े, क्योंकि अभी भी लोगों की डिमांड है, स्पेशली क्योंकि स्किल सेट चेंज हो रहे हैं और एआई का स्किल सेट ज्यादा चाहिए। तो इसलिए थोड़ा हद तक वहां पे आपको बेसिक नंबर्स आते रहेंगे, लेकिन उसके कारण जो आपको जो नया रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, उसके कारण जो इंडियन डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर प्रभाव आएगा वो मेरे हिसाब से अभी तक मार्केट फैक्टर नहीं कर रहा है। ओके अच्छा आनंद सर, ये बाजार का जो कन्विक्शन इस वक्त सबसे ज़्यादा है वो है बैंक्स, एनबीएफसीज, और जो लास्ट हमारा कोलैप्स था टुवर्ड्स 22,000, उसमें भी बैंक्स ने उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था। 2 रेट कट्स, फर्दर रेट कट्स की पॉसिबिलिटी और स्टांस में परिवर्तन, अच्छे मॉनसून को लेकर स्काईमेट की टिप्पणियाँ। आपका बैंक्स पे कन्विक्शन कितना है सर, और आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है? आई मीन प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स और माइट बी एनबीएफसीज। देखिए, जहां तक बैंक्स और एनबीएफसी का सवाल है, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा रिलेटिवली चीपर सेक्टर है, और जैसे आपने कहा उतना बढ़त भी नहीं हुई थी, इसलिए उतनी गिरावट भी नहीं हुई है। और अब जो है, क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट्स फिर से आना कम होने शुरू हुए हैं, तो मार्जिन तो जो बीच में स्क्वीज हो रहा था एनआईएम, वो शायद आपको फिर से थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्लियरली जो कंपनियां लाइबिलिटी प्रोफाइल बड़ी बढ़िया ले सकती है, जो कि डिपॉजिट अच्छे सस्ते रेट पे ले सकते हैं, वो आप फायदेमंद होंगे। और उसमें आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि आजकल कोई बैंक जाता नहीं। तो जहां तक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बैंक हैं, वो भले प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। उसमें क्लियरली प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा सा अभी तक फायदा है, क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बेटर रहती है। हालांकि पब्लिक सेक्टर में भी वो गैप कम होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपको लेना ही है, तो अगर आप फ्रंट लाइन प्राइवेट सेक्टर और सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ध्यान दें, तो वही बेहतर रहेगा। शेयरी पिकिंग करने की जरूरत नहीं है। छोटी कंपनियों में डिपॉजिट को आपको फिर भी हायर रेट पे लेना पड़ेगा। जहां तक बचा एनबीएफसी का, एनबीएफसी आपसे बोरो कर रहे हैं बैंक से, उनका मार्जिन हमेशा स्क्वीज रहेगा। वो खाली ये है कि कंज्यूमर के पास भी उनको हायर रेट पे देने की सहूलियत रहती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरा मानना है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड डिस्क्रिशनरी के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है, तो इसलिए मैं एनबीएफसी के ऊपर उतना तवज्जो नहीं दूं। ओके ठीक है सर, एनबीएफसीज को आप इतनी तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन एक अंश जो ब्याज दरों में कटौती को और कमी को बहुत अच्छी तरीके से हाथों हाथ लेता है, जिसमें रियल एस्टेट आता है, रियल एस्टेट एंसिलरी आता है। उसके बाद हमने पिछले 4 दिन से सर बहुत अच्छा मूव देखा है
हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में, यहाँ पर आपका तर्क क्या कहता है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ठीक हैं मेरे हिसाब से। वो बेहतर तरीका है रियल एस्टेट को इन्वेस्ट करने के लिए। आपको ऑलरेडी एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी है क्योंकि वो लेंडिंग जो है बड़ी सिक्योर है, और इसके साथ साथ क्योंकि रेगुलर ग्रोथ रहेगी तो इसलिए ठीक है। जहां तक रियल एस्टेट कंपनी के हिसाब है, जैसे मैंने कहा, मेरा मानना यह है कि यहाँ से डिमांड पीक हो चुका है ज्यादातर जगह पे, और यहाँ से अगर भले कंपनी जो भी बोले, आपको यहाँ सर से इन्वेंट्री बढ़ती हुई नजर आएगी और दाम कम होते हुए नजर आएंगे। मैं इस वक्त रियल एस्टेट के ऊपर थोड़ा सा अंडरवेट हूँ। ओके, अच्छा सर, हमेशा सैद्धांतिक रूप में कहा जाता है कि अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी सी कमोडिटीज़ को रखिएगा। मेटल्स ने लास्ट टाइम तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन दिया था जब डॉलर इंडेक्स में सॉफ्टनेस आई थी। अभी आप कमोडिटीज़ में, अगर मैं थोड़ा सा मेटल्स को लेके चलूँ, फेरस नॉन फेरस दोनों, या फिर केमिकल्स को की बात करूँ, या फिर कुछ हद तक सीमेंट की, अभी आपका किसी कमोडिटी पे कन्विक्शन है क्या सर? एंड स्पेशली केमिकल्स, जो कि लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स कुछ कंपनियों के अच्छे थे, अभी भी पार्टिसिपेट कर रही हैं इस तेजी में। कमोडिटीज़ को लेकर आपका व्यू क्या है? देखिए, कमोडिटी सिक्लिकल होते हैं, इसके कारण आपको टाइमिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई व्यू नहीं ले सकते। केमिकल्स इस मामले में थोड़े से बेटर हैं क्योंकि कई कंपनियां जो हैं वो पिछले साइकिल में 3-4 साल पहले काफी अच्छा कर रही थी, उसके बाद पिछले कुछ सालों से फ्लैट रहा है। अगर चाइना के ऊपर पाबंदी रहेगी तो केमिकल्स हमारे ऐसे हैं जो यहाँ पे थोड़ी हद तक हमको फायदा हो सकता है एक्सपोर्ट के लिए भी, और कई कंपनियों ने पिछले 2-3 साल में कैपेसिटी काफी बढ़ाई है। तो अगर आपको कमोडिटीज में लेना ही है तो केमिकल्स, स्पेशली जहाँ पर टेक्नोलॉजी थोड़ी सी मुश्किल होती है हैंडल करना, तो उस लेवल पे मेरे हिसाब से आप फिर भी निवेश कर सकते हैं। मेटल्स पूरा सिक्लिकल है, आप चार्ट देख के भी इन्वेस्ट करें, वो ही बेटर रहेगा। ओके, मेटल्स, केमिकल्स पर आनंद सर का कन्विक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है इस वक्त। अब आते हैं सर एक दो बास्केट्स को और छेड़ते हैं यहाँ पर, जहाँ पे बाजार ने थोड़ा सा कन्विक्शन अपना या फिर लोअर ट्रेजेक्टरीज पे दिखाना शुरू किया है। लास्ट अक्टूबर से लेकर सर ये मार्च तक के, और इनफैक्ट फरवरी तक के प्राइस डैमेज में लीड किया था कैपिटल गुड्स ने भी। एल&टी की तो शक्लो सूरत बदल दी थी। आई मीन कमिंस को देखिए, एबीबी को देखिए, सिमेंस को देखिए। इस बास्केट में सर अब आपका कुछ कन्विक्शन लौट रहा है इस वैल्यूएशन पे? देखिए, वैल्यूएशन आप इस वक्त ना छेड़ें, लेकिन जहां तक कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड्स का सवाल है, कम से कम वहां पर ये श्योर है कि डिमांड जो है, अभी जो ऑर्डर बुक है वो करीब करीब बरकरार रहेंगे। थोड़े से कैंसिलेशन की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ज्यादातर कंपनियों के कई सालों तक के ऑर्डर बुक हैं, तो वो कम से कम अगले 1-2 साल तक मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और स्पेशली अगर कोई इंडियन डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहां पर गवर्नमेंट की स्पेंड बरकरार रहेगी। तो वहां पर एटलीस्ट टॉप लाइन की आपको कुछ हद तक सेफ्टी नजर आ सकती है। वैल्यूएशंस मेरे हिसाब से अभी भी काफी स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मिला तो वो बेटर है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर लेना है तो कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग शायद बेहतर सेक्टर रहे। चलिए आनंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर और राय रखी अपनी, और सांकेतिक रूप से कुछ स्टॉक्स पर टिप्पणी करी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस बीच निफ्टी करीब 23,851 पे, HDFC AMC के नंबर्स आ रहे हैं। डायरेक्टर साहब जरा नंबर्स दिखाइएगा स्क्रीन पे। बिग बॉल पे करीब आय 695 करोड़ से बढ़कर करीब 901 करोड़ रुपए। एक सेकेंड, यहाँ पे ये है टॉप लाइन 695 से करीब 901, दैट्स गुड, अच्छा है। और मुनाफा करीब 541 करोड़ से बढ़कर 638 करोड़ रुपए। आई मीन नंबर्स तो अच्छे नज़र आ रहे हैं। आशीष, जो नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल स्पेस है वहाँ पे तो नंबर श्री गणेश थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है ना? श्री गणेश अच्छा, और आय, इसका मतलब वो जो आंकड़े आ रहे हैं, आय 30% का जंप है। 30, हाँ वही मैं क्या देखा था। हाँ 30% आय में इम्प्रूवमेंट है। प्रॉफिट ऑलमोस्ट 18 या 20% के आसपास का इजाफा दिखा रहे हैं आपको। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्क्रीन पे आता हुआ। स्टॉक 2.5% की मजबूती के साथ अब कामकाज करता हुआ। सेठ साहब, HDFC AMC एक बार चार्ट चेक करें क्या? जी आशीष जी, HDFC AMC का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। जिस हिसाब से ये स्विंग ब्रेकआउट कर रहा है, लगभग 4160 का एक रेजिस्टेंस था। स्टॉक सुबेरे थोड़ा हल्का खुला था, लेकिन अब काफी यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है।
स्टॉप लॉस एक 4150 का 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 4300 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए। नंबर्स अच्छे हैं और जनाब रिएक्शन बहुत स्ट्रांग है। वी आर एट डे हाई एट 4215 दिन के सर्वोच्च तौर पे नंबर्स का रिएक्शन। लेकिन बात करते हैं अब अगले हफ्ते को थोड़ा टटोल लेते हैं। अभी तो खैर 3 दिन है आशीष, लेकिन 3 दिन बाद जब लौटेंगे तो किस पे निगाहें होंगी? 3 दिन तो निकलेंगे, लेकिन वीकेंड पे बहुत एक्शन होने वाला है। वैसे एचडीएफसी एएमसी के मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है ऑलमोस्ट 400 बेसिस पॉइंट्स का, 77% से बढ़ के 81% के मार्जिन्स हैं। तो प्रॉफिट्स में ऑपरेशनली परफॉर्मेंस का इशू नहीं है। प्रॉफिट्स फिर भी क्योंकि 30% आय बढ़ी, 18% मुनाफा बढ़ा, तो कुछ और कंपोनेंट होगा। ऑपरेशनली नंबर्स हेल्दी हैं एचडीएफसी एएमसी के। हाँ, अगला हफ्ता भाई साहब, पहली चीज, अगले हफ्ते कोई छुट्टी नहीं है। 5 दिन वीरू कामकाज करना है, और आदत इतनी खराब कर दी है, हर हफ्ते छुट्टी, हफ्ते में 2-2 छुट्टी, 5 दिन बड़े भारी पड़ने वाले हैं। भाई साहब ये अप्रैल जैसा महीना कभी नहीं आएगा, गजब था ये, बट कल की छुट्टी के साथ बीत जाएगा। फिर तो मेरे ख्याल से थी उसको एडजस्ट करके मई या जून में डाल देना था एक को। हाँ, ये एडजस्टमेंट अगस्त तक मजा आ जाता। अगस्त तक अकाल है, अब कुछ नहीं है अगस्त तक। अब लंबा अकाल आने वाला है, सही कह रहे हो। अब अपने पोर्टफोलियो से निकालनी पड़ेगी। बस 1 मई को महाराष्ट्र डे बनाएंगे अपन लोग, उसके बाद छुट्टियों का अकाल पड़ जाएगा भाई साहब। खैर, कोई छुट्टी नहीं, 5 दिन कामकाज करना है। खुलते ही मैंने अपफ्रंट भी कहा था शो के दौरान, 3 दिग्गज निफ्टी की कंपनीज पर रिएक्शन देना होगा। इन्फोसिस जो आज शाम को आने वाले बाजार बंद होने के बाद, और सैटरडे के एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों हैवीवेट्स पे मंडे सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। और मंडे सुबह जब रिएक्ट कर रहे होंगे वीरू, एक चीज और ध्यान रखिएगा, उस दिन ऑस्ट्रेलिया से लेके ब्राजील, पूरा यूरोप से लेके हमारा हांगकांग, सब बाजार बंद होंगे। यूएस और हम खुले होंगे। ईस्टर हॉलीडे होगी ग्लोब में, पर यह है कि यूएस खुला होगा और हम कामकाज कर रहे होंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज, अगले हफ्ते लास्ट वीकली साइकिल यानी कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी खड़ी होगी। ट्यूसडे को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे होंगे, थर्सडे को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे होंगे। तो वैसे ही अगले हफ्ते की अहमियत बढ़ जाती है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी सामने खड़ी है। और अगले हफ्ते एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट्स। मंडे को ही यूएस के वाइस प्रेसिडेंट साहब जेडी वैंस इंडिया दौरे पे आ रहे हैं। 3 दिन का शायद वो इंडिया दौरा है। और मंडे को ही मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, पीएम मोदी के साथ मुलाकात होनी है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई एम होपिंग बाकी सब डेवलपमेंट्स के बीच में ये बायलैटरल टाइज और टैरिफ्स की चर्चा भी हो रही होगी। पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये जेडी वैंस साहब की इस इंडिया दौरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। ये शायद थोड़ा सा पर्सनल दौरा भी है, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स लाइंड अप नहीं है। अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, वाइफ उषा जो इंडियन ओरिजिन की है, बच्चों के साथ आ रहे हैं, और घूमने का प्लान है आगरा, जयपुर वगैरह। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ पुश बिजनेस को रिलेटेड शायद ना हो, पर बस पीएम मोदी के साथ मीटिंग इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या निकल के आता है। और फिर रिजल्ट्स हैं, 3 रिजल्ट्स पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। बाकी एक कैलेंडर प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब चला भी रहे थे, मैं क्विकली दे देता हूं उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट नंबर्स। ट्यूसडे को एचसीएल टेक, थर्सडे को एक्सिस बैंक, एचयूएल और लार्सन एंड टूब्रो, और फ्राइडे को एसबीआई लाइफ और नेस्ले जैसी इंपॉर्टेंट कंपनीज के नंबर्स। तो है तो गजब का एक्शन पैक्ड आने वाला हफ्ता, इंटरेस्टिंग होगा। इन्फोसिस जिसके नंबर्स की हम तैयारी कर रहे हैं, मानस चार्ट एक बार रेडी रखना, आप समझ लूंगा आपसे कि किस तरह की पोजीशनिंग हो रही है नंबर्स से पहले। सुबह विप्रो के डर से दबा हुआ था, अब धीरे धीरे रिजल्ट से पहले दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है। नंबर्स मेरे ख्याल से 3:45 के आसपास आने, बाजार बंद हुआ उसके 15 मिनट बाद नंबर्स आ जाएंगे। हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कमजोर, कांस्टेंट करेंसी में आए 1% गिरेगी, मार्जिन्स दबाव में होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस होगी जिसने विप्रो का मूड बिगाड़ा था। इन्फोसिस के केस में अगर तो कई बार अनसर्टेनिटी के बीच में इन्फोसिस ने अपनी गाइडेंस रद्द करी थी, अगर ऐसा हुआ तो निगेटिव मानेगा बाजार की, गाइडेंस ही नहीं दे रहा है, इस तरह का एनवायरनमेंट है। और गाइडेंस दी भी तो स्ट्रीट मान के चल रहा है कमजोर 2 से 4% कांस्टेंट करेंसी में FY26 की ग्रोथ की बात कर रहा होगा, तो ठंडी गाइडेंस होगी। ईदर वेज नंबर्स एक्सपेक्टेड तो है कमजोर होंगे। पर मानस प्लेसमेंट कैसा?
देखिए अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स अभी भी बन रहे हैं चार्ट्स पे। हालांकि आज लोअर लेवल पे थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, लेकिन कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं किया है स्टॉक ने जिसपे ये कहा जाए कि एक रिवर्सल के साइन है। तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए, खरीदारी नहीं करनी चाहिए। खरीदारी मंडे को करेंगे अगर ये 1475 के ऊपर निकलेगा। अगर 1475 के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें, अदरवाइज आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1370 के स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। ओके, इन्फोसिस अवॉइड एज ऑफ नाउ। चलिए अभी काम करते हैं यहाँ से BTST ट्रेड्स फटाफट इकट्ठा कर लेते हैं, फिर ऑप्शन स्टेट्स के मुताबिक रणनीति क्या रखें अगले सेशन के लिए, उससे बातचीत करेंगे आशीष और मैं। लेकिन मानस, अगले हफ्ते के लिए आपका पहला ट्रेड। तो देखिए चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी करने की राय रहेगी। इसके फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि देखिए कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट भी दिया है। तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। मैं प्राइस एक मिनट आपको बता देता हूँ। तो देखिए प्राइस चंबल फर्टिलाइजर के फ्यूचर के चल रहे हैं 372। यहाँ पर खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 666 का, ₹6 का रिस्क है। ऊपर की तरफ 685 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चलिए एक काम करें, 3:18 हो गया, बातचीत करते तो शो ऐसा भागता है कि पता ही नहीं चलता 1.5 घंटा कब निकल गया। BTST या STBT सामने एक आ गया मानस की तरफ से, बाकियों का भी जान लिया जाए कि करके। कविता जी क्या रडार पे आया मैम? Yeah, so आशीष जी सीमेंट काउंटर्स लुकिंग गुड और 569 पर अंबुजा सीमेंट ने अपने वीकली चार्ट पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। 569 नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आप बनते हुए दिख रहे हैं वो 581 के दिखते हैं। सो ये लिटिल पोजिशनल सेटअप है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 585 620 आप अंबुजा सीमेंट पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 550 का। ओके, अंबुजा सीमेंट्स में स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी खासी है, बट ये अभी तक स्पॉन्सर की है शॉर्ट कवरिंग ने। शिल्पा जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, मैं DLF के साथ ही स्टिक करूंगी। मुझे लगता है अभी भी वहां पे स्ट्रेंथ है और एक ही ट्रेड मुझे लगता है इस पे ध्यान देना चाहिए। शिल्पा जी ने DLF पकड़ लिया है, अपने पास पहले भी शिल्पा जी की तरफ से आइडिया आ चुका है और इसी पे कन्विक्शन है, इसी पे कॉन्फिडेंस है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस लॉन्ग वीकेंड में आप चाहें तो DLF कैरी करके चलिए। 720 की कर रहा है तैयारी, रीजनेबल कन्विक्शन के साथ शिल्पा जी ये बात कहती हुई। अमित जी कहाँ हैं? अमित जी पिक कौन? ये आप लोग पूरे शो में कहीं हाथ ही नहीं उठाया कि कोई ट्रेड पकड़ में आ गया। गावस्कर को ट्रेड पकड़ में आया तो उन्होंने पूरे शो में रखने वाले थे टाइटन की, बताऊंगा BTST के तौर पे। ये चीटिंग है। अमित जी पिक कोई बढ़िया सी पिक दीजिए यार। जी आशीष जी, इस समय की पिक रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस ने अपने सारे मूविंग एवरेजेस क्रॉस किए हैं। अब मेजर रेजिस्टेंस इसका 1300 के आसपास आता है, जहाँ पे 200 एम है। जिस हिसाब से मोमेंटम है, मुझे लगता है स्टॉक उस तरफ जा रहा है, तो इसे बाय करें। 1262 का स्टॉप लॉस रहेगा कैश में और टारगेट्स रहेंगे 1300 रुपीज के रिलायंस में। देखें प्रकाश सर, आप खिंचाई हाँ कर जी। रहे हैं आपकी आशीष, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। कि अब कॉल disclaimer देते नहीं भी आ है, गया। चुपचाप लेके बैठे हुए हैं। दूंगा तो BTST दूंगा, STBT दूंगा। तारीफ मेरी करते नहीं है। हाँ बिल्कुल। क्या कॉल दे रहे हैं अब तो दे दीजिए, अब तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो पूछ रहे हैं हम। अच्छा, ऐसा है कि जो स्टॉक मुझे पसंद है इस वक्त वो है टोरेंट फार्मा। इसका सेटअप अच्छा लगता है, वीकली सेटअप भी अच्छा लगता है। इसको लगता है कि ये ताकत है, बाउंस बैक हो रहा है। और आज का वो कुछ खास नहीं है, लेकिन लगता है नेक्स्ट वीक चलेगा टोरेंट फार्मा। ट्रेड करे 3256 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 3225 का। लगता है अब की बार 3300 पार कर ही लेगा। हमारा टारगेट 3300, लेकिन ये पार कर लेगा टोरेंट फार्मा। आप सुबह से शाम तक के बीच में एक चीज बदली है, गावा सर का गला बेहतर बेहतर साउंड कर रहा है ना गावा सर? हाँ तबीयत बेटर हुई क्या? थोड़ी बेहतर है, दवाई ली है इसलिए। कोई नहीं, हमारे साथ इंटरेक्शन कर रहे थे इसीलिए अच्छा फील कर नहीं नहीं, दवाई ली। अच्छा रुचित, आपका प्रेफर्ड पिक? जी क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेंथ तो बैंकिंग और NBFC में से ही है, तो उसी स्पेस में से मेरा पिक रहेगा बजाज फिनसर्व। हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक काफ़ी समय से बना रहा है और आज का क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो प्रीवियस स्विंग हाई था 25 मार्च को स्टॉक ने 1955 का हाई बनाया था, वो आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और अच्छा वीकली क्लोजिंग भी उसके ऊपर आ रहा है। सो आई थिंक फॉलोअप मूव मंडे को रहना चाहिए, तो बजाज फिनसर्व में खरीदारी करके जाए। 1970 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे और 2150 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। अच्छा, क्योंकि अमित जी ने शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज मेंशन करा था, तो डिस्क्लेमर
डायरेक्टर साहब ने दिखा दिया होगा, लेकिन बता भी देता हूँ, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन, मैनेजमेंट और कंट्रोल रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी प्लीज़ कंसल्ट कर लीजिएगा आरएएल में कोई भी ट्रेड लेने से पहले। वीरो, क्या वीकली साइकिल गई है ये वाली, गजब का मूव, चारों सेशंस मजबूती, और आज भी, कल भी सरप्राइज स्प्रिंग अप करा भारतीय बाजारों ने, और आज भी। बाकी दोनों दिन तो मैं कह सकता था ग्लोब का रब ऑफ चल रहा था, इन 2 दिनों में तो अपने दमखम पे। कल भी हमने दिन के दौरान गजब के मूव दिए 2 बजे ऑनवर्ड्स, और आज भी 11 बजे से क्या तेजी तूल पकड़ी, 2.25% का उछाल, 23,850 के जोन्स, जिन लेवल्स पे शायद सेशन की समाप्ति कर रहे हैं, अज्यूम करें इन्हीं लेवल्स के आसपास निफ्टी बैंक। कैसा क्लोज आंकलन अब क्या? देखिए आशीष, शॉर्ट कवरिंग भी और बहुत अच्छी फ्रेश बाइंग भी, और मोर स्पेशली एफआईज इस तेजी के पीछे हैं। मैंने आपको 2 बजे भी कहा था कि एज ए डे ट्रेडर आप बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उससे थोड़ा सा नीचे ही इंडेक्स, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। बट मैं कल भी ठीक इस वक्त ये बोल के गया था कि 422 के ऊपर की क्लोजिंग, 23,422 के ऊपर की क्लोजिंग इस एक्सपायरी की ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर रही है, और जहां इस एक्सपायरी का तीसरा कॉल राइटर कटा 23,700, उसके बाद सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल बदल गए। देखिए 3 दिन अब छुट्टी है और उसमें ग्लोबल मार्केट भी शट रहेंगे। अगर आपको थोड़ा मैं वही बात कहूँगा, वीकली चार्ट्स बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं, बहुत स्ट्रांग वीकली क्लोजिंग है, और इनफैक्ट मैं आपको बता भी देता हूँ क्या है। वीकली आधार पर हम सारे एवरेजेस के ऊपर बंद हो रहे हैं, और वीकली आधार पर 27 सितंबर से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को हमने इस हफ्ते काटा है, और यही वो फैक्टर था जिसको सुबह मैं कह रहा था कि मैंने इस गिरावट से थोड़ा डरा नहीं, मैंने वीकली चार्ट्स के आधार पर अपने स्टॉप लॉसेस को और बेस 1 को शिफ्ट कर लिया। सो सिंपली आशीष, वैल्यू एट रिस्क आपको रखनी पड़ेगी 250 पॉइंट, क्योंकि अब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का पुट राइटर बैठा है 23,500 पे। सो सिंपली 23,550, 600 तक का आपको रिस्क लेना पड़ेगा, स्टे लॉन्ग, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 52,800 तक का आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बट उस रिस्क के कंपैरिजन में रिवॉर्ड अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा है आशीष। नहीं, क्लोज बहुत बढ़िया, सही टाइम पे एक मुनाफा वसूली, बढ़िया प्रॉफिट्स बुक भी करे हमने, पर अच्छे समीकरण बैठते हो। ये बीएससी से लाइव विजुअल्स हैं, 150 साल का उस एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज का सेलिब्रेशन चल रहा है। कुछ देर में शायद एफएम निर्मला सीतारमण संबोधित भी कर रही होंगी, वहां पे चलेंगे अपन। ये 150 साल का जश्न के लाइव विजुअल्स हैं, यहाँ जश्न है, सामने लॉन्ग वीकेंड खड़ा है, और लॉन्ग वीकेंड में क्या करेंगे? एक विकल्प है, मूवी निपटा दी जाए। रिलीज हो रही है कल केसरी चैप्टर 2, तो एक बायोग्राफी है, जलियांवाला बाग की एक अनटोल्ड स्टोरी है। अक्षय कुमार और आर माधवन दोनों शिरकत कर रहे होंगे, लीड एक्टर्स हैं इस मूवी में। मूवी पे चर्चा करने के लिए कौन बताए? राजेश अग्रवाल सर जुड़ रहे हैं, आज शो में नहीं थे तो उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि फोन लाइन पे जुड़ जाएं। वीरू, आपको केसरी याद है? मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले आई थी वो। मेरे ख्याल से सारागढ़ी के बैटल के ऊपर वो स्टोरी थी, गजब थी वो। मुझे बहुत, मैंने हॉल में, मुझे याद पड़ता है मैंने हॉल में देखी थी। हाँ, बड़ी बड़ी पगड़ी पहने हुए सिख वॉरियर्स, गजब थी। बैटल ऑफ सारागढ़ी पे बहुत अच्छी बनाई थी मूवी। राजेश सर, आपको याद है? आपको तो रटी होगी केसरी 1। गुड आफ्टरनून आशीष जी, वीरेंद्र जी, श्रेया को भी नमस्कार। और जी सही कहा है भी नहीं फिर भी नमस्कार। भैया करना पड़ता नहीं, वीरू जी टोक देते हैं। अच्छा, ओहो तो वो है नहीं तो भी नमस्कार। वीरू जी, ऐसा कैसा टोक दिया आपने भाई? पिछली बार क्या हुआ था कि मेरे नाम में कंफ्यूजन हो गया था, श्रेया और स्नेहा कर दिया था मैंने। नहीं तो मैंने नाम में टोका था, मैंने ये नहीं टोका था कि जो है भी नहीं उसको भी नमस्कार कर दो। करेक्ट किया होगा। उनको नमस्कार करने के लिए तो आपको कहीं और जाना पड़ेगा, है ना? ठीक बात, ठीक है। केसरी की अगर आप बात कर रहे हो तो वो जो आप कह रहे हैं सरदार जी वाली स्टोरी थी, उसमें कई सरदार जी के रोल अभिनय किया था अक्षय कुमार ने, और वो सारागढ़ी के फोर्ट को वो लोग बचाते हैं ब्रिटिश एम्पायर से। बहुत शानदार मूवी थी, और उम्मीद है कि केसरी 2 जो कि जलियांवाला बाग के ऊपर है, ये एक लॉयर का रोल
निभा रहे हैं अक्षय कुमार, जो कि फाइट कर रहे हैं और जो सत्य थी उसके पीछे निकालने का, जो घोर सत्य था उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये किताब आई थी द कीज दैट शुक द एम्पायर, रघु पालत और पुष्पा पालत की, उस पर बनी हुई है। और मुझे लगता है कि जो दोनों एक्टर अक्षय कुमार और आर माधवन है, दोनों ही शानदार एक्टर हैं। उम्मीद करता हूँ कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ही होगी। वैसे बता दो, हीरोइन इसमें अनाया पांडे है। अनाया पांडे को स्ट्रेस डाला आपने? आज अनन्या राजेश पांडे पे जी स्ट्रेस बात क्यों डाला कर आपने? हाँ, वही कह रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ अनन्या पांडे पे स्ट्रेस क्यों डाला आपने? स्ट्रेस नहीं डाला, क्योंकि आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि दो हीरो की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने हीरोइन को भी जोड़ दिया ना। आई एम सॉरी। राजेश जी कह रहे हैं, एक बात बता दूं, यहाँ पे एक्ट्रेस इसमें अनन्या पांडे है। अरे राजेश जी, पिक्चर बनी है तो कोई ना कोई एक्ट्रेस तो होगी, इसमें क्या दिक्कत की बात? तो वही मैं कह रहा हूँ, तो फिर एक्ट्रेस का भी नाम लेना चाहिए था ना। आप लोग सिर्फ दोनों एक्टर का नाम लेके छोड़ दिए। सॉरी। अनन्या पांडे, अक्षय कुमार और आर माधवन स्टारर ये मूवी कल रिलीज होने जा रही है। राजेश सर, आई स्टैंड करेक्टेड, ठीक है ना? यस सर, थैंक यू। थैंक यू राजेश सर। अच्छा, गावा सर ने, वैसे गावा सर को इनवाइट आया हुआ था। गावा सर, केसरी जा रहे हो क्या आज चैप्टर 2? नहीं, आज मैं नहीं जा रहा, मैंने डिक्लाइन किया क्योंकि मुझे वायरस थोड़ा ज्यादा है, मैं स्प्रेड कर दूंगा, इसलिए मैंने आज 6:15 की थी इनवाइट। मेरे वाइफ और मुझे दोनों को तकलीफ है, तो वी आर नॉट गोइंग। अक्षय कुमार का इनवाइट क्यों आया? सलमान खान का तो आपने कनेक्शन बता दिया था, अक्षय कुमार का क्यों? अक्षय, सलीम साहब का, अक्षय किसी का नहीं। सलीम साहब का क्या लिंक है केसरी 2 से? वो हर फिल्म देखते, हर हफ्ते कुछ ना कुछ फिल्म देखते, हफ्ते 10-15 दिन जो भी फिल्म आती है वो देखते हैं। तो पर्सनल प्रीव्यू ट्रेड होता है उनके लिए, तो हमको इनवाइट करते हैं। तो आज लिमिटेड सीट्स थी, तो मैंने इनवाइट किया ताकि किसी को बुला सके। गजब है, पड़ोसी इसके इनवाइट उसका, गजब। गावा सर की लाइफ जलवे चल रहे। लाइए भाई, क्लोजिंग का समय हो रहा है, एक्सपायरी का दिन था। थोड़ा सा लग रहा था कि 3-4 दिन से अच्छे मूव्स हैं, सीरीज वीकली साइकिल में काफी गेन्स हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो मुनाफा वसूली सेकंड हाफ में आए। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, 400 पॉइंट का उछाल। हमने शुरुआत करी थी इन रेड, 1/4-1/3% दबाव के साथ। कहां खड़े हैं? 0.25% की मजबूती, 400 अंक ऊपर, 23,800 के ऊपर का क्लोज मिल गया है। बढ़िया मूड बना है। आईटी सुबह देख रहे थे अपन, 2-2.5% का दबाव, आधे % मजबूत बंद होता हुआ आईटी इंडेक्स नजर आएगा आपको। साथ साथ ध्यान रखिएगा, बैंक्स शुरुआत हुई थी 1/3% मजबूत, कहां खत्म हो रहे हैं? 2-2.25%, ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूते छूते ठंडे पड़े हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 1100 पॉइंट की पावरफुल रैली बनती हुई आज सुबह मैं कह रहा था 4% से ज्यादा ऑलरेडी इस वीकली साइकिल में गेन्स हो गए। 1000 पॉइंट के ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट इस वीकली साइकिल में निफ्टी ने गेन कर लिया। इस तरह का मूड बना। ब्रॉडर मार्केट्स लड़खड़ाती शुरुआत थी, इवेंचुअली हुआ क्या? मिड कैप्स 0.5% मजबूती के साथ, स्मॉल कैप्स 1/4% मजबूत और ब्रेथ इवेंचुअली पॉजिटिव। तो इस पूरी साइकिल की एक और हाईलाइट थी ब्रेथ पॉजिटिव होना। बाकी दिन तो एडवांसेस के और फेवर में था, लेकिन आज भी 2:1 का मोटा मोटी रेशियो एडवांसेस के फेवर में। सारे सेक्टोरल पॉकेट्स इन ग्रीन। शुरुआत हुई थी तो सिर्फ बैंक्स, फाइनेंशियल, तो थोड़ी देर बाद सरकारी बैंक्स ऊपर आए थे, याद होगा आपको। आज सुबह 9:15 बजे बंद होते होते कोई सेक्टर पॉकेट नहीं बची जो लाल में रही, सब ग्रीन में आ गई। और क्विकली निफ्टी के 50 स्टॉक का हीट मैप दिखा देता हूं। HDFC बैंक, ICICI बैंक के रिजल्ट का इंतजार। उन रिजल्ट से पहले दोनों में अच्छी स्ट्रेंथ थी, दोनों कंट्रीब्यूटर के हिसाब से गजब कर रहे थे। ICICI बैंक आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI सब मजबूती के साथ बंद हुए। एक्सिस बैंक, पूरा बैंक्स और फाइनेंशियल का यूनिवर्स देखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक और हैवीवेट जिसने गजब की चाल चली, 0.3% का उछाल यहां पर। यहां इटर्नल तो खैर आज मूव अच्छा दिखा गया, मानस की पिक भी थी। दिक्कत कहां? IT उभर गया, विप्रो नहीं उभरा, टेक महिंद्रा इन रेड था, बाकी IT फिर भी रिकवरी इंट्राडे में सॉलिड थी। विप्रो कमजोर था, काफी कमजोर था, इसीलिए 4-4.5% अच्छे बाजार में। हीरो मोटोकॉर्प वो कंसर्न्स के बीच में फिर भी रिकवर कर गया, 1/4% दबाव। कंसर्न क्या थे? 2-3 दिन प्लांट बंद कर रहे हैं क्योंकि डिमांड कंसर्न्स हैं। बाकी मेटल्स, कमोडिटीज थोड़ी सी पस्त थी, तो कोल इंडिया कह लीजिए, हिंडाल्को कह लीजिए, JSW स्टील थोड़े से पस्त कामकाज करते हुए नजर आए। पर नेट बहुत बढ़िया सेशन, बहुत बढ़िया ये पूरा वीकली साइकिल, अच्छे नोट पे इस वीक की समाप्ति। वीरू, अब लॉन्ग वीकेंड खड़ा है कल, लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया बंद है, तो ऐसा कोई एडिशनल क्यों आना नहीं है। मंडे को रिएक्ट करेंगे कुछ दिग्गज नतीजों पे, कहानी उस पर अब डिपेंडेंट होगी।
जैम और बेहद शानदार क्लोज। वीकली चार्ट्स पे इसकी इम्पोर्टेंस और इसका प्लेसमेंट बहुत शानदार है आशीष। तो अच्छा गुजरा मात्र 3 दिन का भी ये हफ्ता, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगला हफ्ता जो कि पूरा है वो भी अच्छा गुजरे और यहाँ से आगे का सफर हम और तय करें। आशीष और मेरी आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी सोमवार की सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में। करेंगे एक बार फिर से अगले दिन की तैयारी सोमवार की, और फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए आशीष और मुझे, और हैव अ नाइस वीकेंड। ये 3 दिन आपके बहुत अच्छे गुजरे। अग्रिम शुभकामनाएं आपको। नमस्कार, बाय बाय।